उस दिन मेरी मंगेतर ने अपनी आंखों से मुझे शिक्षण भवन की छत से कूदते हुए देखा था। मुझे लगा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर अब उसके दिल और उसकी नजरें पूरी तरह उसी लड़के पर टिकी थीं, जिसने मुझे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया था। उसके खिलाफ मुकदमा करना सिर्फ मेरे लिए न्याय पाने और बदला लेने का एक तरीका था। जब सुन नयांगी ने लू जाओ को कैद किया तो वह हर दिन उसे तरह तरह की यातनाएं देती थीं, लेकिन बाद में वह उससे मिलने पहले से कहीं ज्यादा जाने लगी। तभी मुझे एक गुमनाम पोस्ट दिखाई दी। उस पोस्ट का शीर्षक था, मैंने उसकी पहली मोहब्बत को कार दुर्घटना में अपंग बना दिया और उसने मुझे कैद कर लिया। मैंने उस पोस्ट पर ध्यान इसलिए दिया क्योंकि उसकी कहानी हमारी परिस्थिति से बहुत मिलती जुलती लग रही थी। लेकिन आगे पढ़ते पढ़ते मुझे महसूस हुआ कि कहानी का रुख कुछ ज्यादा ही अजीब और अविश्वसनीय होता जा रहा था। पोस्ट लिखने वाले का कहना था कि वह लड़की जो पहले उससे बेहद नफरत करती थी, धीरे धीरे उसके लिए सब कुछ छोड़ने लगी थी। यहां तक कि वह बार बार अपनी पहली मोहब्बत को भी उसके लिए नजरअंदाज कर देती थी। कहानी में आने वाले ये मोड़ इतने नाटकीय थे कि शायद ही किसी ने उस पर विश्वास किया हो। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन हर बार जब उस पोस्ट में नया अपडेट आता, मैं खुद को उसे पढ़ने से रोक नहीं पाता। जैसा कि उम्मीद थी, उस दिन भी पोस्ट करने वाले ने नई बात लिखी थी। मैंने कहा कि मुझे भुने हुए चेस्टनट खाने हैं और वह फिर अपनी पहली मोहब्बत को छोड़कर 3 गलियां पार करके मेरे लिए उन्हें खरीदने दौड़ पड़ी। टिप्पणियों में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि वह दिवास्वप्न देख रहा है, कोई उसे कहानीकार या पटकथा लेखक बनने की सलाह दे रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप टिप्पणियां पढ़ता रहा और फिर फोन बंद कर दिया। जब तक मैं अपने कमरे में लौटा तब तक लगभग अंधेरा हो चुका था। लेकिन जैसे ही सन नयांगी कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में भाप छोड़ता हुआ भुने हुए चेस्टनट का एक पैकेट था। उन्हें देखते ही मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अचानक इन्हें खरीदने का ख्याल कैसे आ गया? सुन नयांगी ने शायद मेरे चेहरे का बदलाव नहीं देखा। वह प्यार से एक चेस्टनट छीलकर मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, जब तुम पढ़ाई करते थे तब यही तो तुम्हारा सबसे पसंदीदा नाश्ता हुआ करता था। मैंने चुपचाप मुंह खोलकर वह चेस्टनट खा लिया। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, लू जाओ कैसा है इन दिनों? क्या तुम अभी भी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो? सुन नयांगी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह शांत स्वर में बोली, उसने बहुत बड़ा अपराध किया है, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। शियोन, मैं तुम्हारे लिए उसे अच्छी तरह सजा दूंगी। इसके बाद के दिनों में वह गुमनाम पोस्ट लगातार अपडेट होती रही। एक के बाद एक ऐसे संयोग सामने आने लगे कि मेरा मन बेचैन होने लगा। सप्ताहांत पर सन नयांगी ने महसूस किया कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत खोया खोया और उदास हूं। उसे लगा कि मेरा मूड ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए और मेरे साथ घर पर फिल्म देखने का फैसला किया। प्रोजेक्टर पर चल रही फिल्म आधी भी नहीं हुई थी कि उसका फोन फिर बज उठा। पहले की तरह वह जानबूझकर दूर चली गई ताकि मैं उसकी बातचीत न सुन सकूं। कुछ देर बाद जब वह वापस आई तो झुककर उसने मेरे पैरों पर रखी चादर ठीक की और नरम आवाज में बोली, शियोन, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। फिर वही काम। मेरे दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। सुन नयांगी के घर से निकलते ही मैं भी अपनी व्हीलचेयर लेकर बाहर निकल पड़ा। मैंने दूर से उसका पीछा किया। जिस महिला ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि उसे कोई जरूरी काम है, वह सीधे ट्यानुई मैनर पहुंच गई। मैंने देखा कि सन नयांगी कार से उतरी और अंदर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं अपनी व्हीलचेयर पर धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता गया। जितना मैं ट्यानुई मैनोर के मुख्य द्वार के करीब पहुंचता गया, उतनी ही तेजी से मेरी धड़कनें बढ़ती गईं। विला का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। दरवाजे की छोटी सी दरार से जो दृश्य मैंने देखा, उसने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। लिविंग रूम के सोफे पर लू जाओ और सन नयांगी एक दूसरे में खोए हुए थे। वे एक दूसरे को गहराई से चूम रहे थे और वह महिला जो कुछ देर पहले मेरे साथ फिल्म देख रही थी, जरा भी विरोध नहीं कर रही थी। इसके विपरीत वह उतने ही जोश और चाहत से उसका साथ दे रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बर्फीली खाई में गिर गया हूं। मैं अविश्वास से उस दृश्य को देखता रह गया। वह आदमी वही था जिसने मेरी दोनों टांगें छीन ली थीं। वही इंसान जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं अकेला वापस घर लौट आया। घर पहुंचकर मैंने अपनी व्हीलचेयर के बगल में रखे छोटे बैग से दवाइयां निकाली। मेरे कांपते हाथों ने अवसाद रोधी गोलियों की शीशी खोली। मैंने कुछ गोलियां निगल लीं, लेकिन सीने में उठता दर्द कम होने के बजाय और बढ़ता गया। मैंने 3 और गोलियां खाईं, फिर 5, फिर 10। आखिरकार पूरी बोतल ही खाली कर दी। गोलियां फर्श पर बिखर गईं। उसी क्षण मेरे मुंह से खून की एक तेज उल्टी निकल गई।
उसके बाद कई दिनों तक सन नयांगी वापस नहीं लौटी। बाद में लोगों से पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि टियानुई मैनोर की सुरक्षा में पिछले कुछ दिनों से हुई लापरवाही का फायदा उठाकर लू जाओ चुपके से भाग निकला था और सन नयांगी उसे ढूंढने के लिए लगातार इधर उधर भटकती रही। पूरे समय वह उसी की तलाश में लगी रही। पूरा 1 सप्ताह बीत गया, फिर भी लू जाओ का कोई पता नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे हमारी शादी की खबर पूरे शहर में फैलती गई, लू जाओ आखिरकार और शांत नहीं बैठ सका। वह सन नयांगी को ढूंढने नहीं गया, बल्कि वह खुद मुझे ढूंढने के लिए किंशुबे आ पहुंचा। जैसे ही वह मेरे सामने आया, उसने बिना किसी भूमिका के सीधे बात शुरू कर दी। उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान तैर रही थी। सैनजन, मुझे पता है कि तुम मेरी पोस्ट पढ़ रहे हो। अपनी प्रेमिका को धीरे धीरे किसी और से प्यार करते हुए देखना कैसा लगता है? बताओ मुझे। इन दिनों वह पूरे शहर में हमारी शादी की खबर फैला रही है। क्या सच में वह तुमसे शादी करना चाहती है, या फिर सिर्फ मुझे बाहर निकालने के लिए ऐसा कर रही है? उसकी बातें सुनकर मेरी व्हील चेयर के हत्थे पर पकड़ अनजाने में और कस गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसी समय अचानक पीछे से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजा धड़ाम से खुल गया। लू जाओ ने अचानक अपने शरीर में छिपा हुआ एक खंजर निकाल लिया। सुन नयांगी का चेहरा पल भर में बदल गया। वह बुरी तरह कांप उठी और गुस्से में चिल्लाई, लू जाओ! अगर तुमने उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन अगले ही क्षण वह खंजर मेरी ओर नहीं बढ़ा। उसने उसे अपनी ही छाती पर रख लिया। लू जाओ ने लाल आंखों से पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे की सारी घमंड भरी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक दर्द भरी हंसी थी। वह बोला, सनी, मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत को कैसे चोट पहुंचा सकता हूं? और मुझे पता है कि उसकी टांगें बर्बाद करने के लिए तुम मुझसे नफरत करती हो, इसीलिए तुमने आज तक मुझे जाने नहीं दिया। तो मैं अपनी जान उसे वापस लौटा देता हूं। अब तो तुम खुश हो जाओगी, है ना? इतना कहकर उसने खंजर कसकर पकड़ा और अपनी ही छाती में घोंप दिया। सुन नयांगी का चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा कांप रही थी। नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू जाओ बेरहमी से खंजर अपने शरीर में उतार चुका था। सुन नयांगी पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ी। उसने मुझे जोर से धक्का देकर किनारे किया और खून से लथपथ लू जाओ को अपनी बाहों में उठा लिया। लू जाओ, व्रोल, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। खैर, तुम मर नहीं सकते। वह उसे बाहों में लिए भागती हुई बाहर निकल गई। उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि उसने मेरी व्हीलचेयर पलट दी थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। घिसटने से मेरे पैरों में तेज दर्द होने लगा। मैं खाली निगाहों से दरवाजे की ओर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो। लू जाओ फिर कभी होश में नहीं आया और सन नयांगी हर दिन सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात लौटती। शनिवार की सुबह नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने अचानक उससे पूछा, शादी का वेन्यू तैयार किया जा रहा है, क्या तुम चलकर देखना चाहोगी? सुन नयांगी का ध्यान कहीं और था। वह उठी और अपना कोट पहनने लगी। फ्रा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मेर किसी और दिन चलेंगे। इतना कहकर वह मुड़ी और घर से बाहर चली गई। मैं बहुत देर तक चुप बैठा रहा, फिर आखिरकार उसके पीछे निकल पड़ा और फिर मैंने बेबस होकर देखा कि सन नयांगी सीधे लू जाओ के अस्पताल के कमरे में चली गई। मैंने उसे अस्पताल के बिस्तर के पास बैठते देखा। उसने लू जाओ का हाथ थाम लिया। उसकी आवाज भर्रा गई थी। लू जाओ, रे, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार नहीं करते? रे, बस एक बार जाग जाओ। तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी, मगर मैं तुम्हें कैद नहीं करूंगी, कि तुम्हें यातनाएं भी नहीं दूंगी। सब और तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस एक बार आंखें खोल दो। लू जाओ, बस जाग जाओ। फिर अगर तुम नहीं चाहते कि मैं शादी करूं, ये सख्त, तो मैं शादी भी नहीं करूंगी। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा और फिर एक जोरदार टूटने की आवाज मेरे भीतर गूंज उठी। मेरे दिल की आखिरी दीवार भी पूरी तरह ढह गई। विला लौटने के बाद मैंने उस घर को चारों ओर से देखा। यह घर मेरी अनगिनत यादों से भरा हुआ था। मैंने कांपते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद मेरे फोन पर शादी के वेन्यू से कॉल आया। मिस्टर सॉन्ग, वेन्यू पूरी तरह तैयार हो चुका है। आप और प्रेसिडेंट सू कब आकर इसे देखेंगे? मैंने फोन कसकर पकड़ा और धीरे धीरे हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, हम नहीं आएंगे। सामने वाला कर्मचारी कुछ पल के लिए चुप रह गया। मैंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस फोन काट दिया। फिर बहुत देर तक वहीं निस्पंद बैठा रहा। मैं थक चुका था। अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची थी। जिस इंसान से मैं शादी करना चाहता था वह हमेशा वही पुरानी सन नयांगी थी, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमती थी।
लेकिन वह इंसान अब कहीं खो चुकी थी और वह कभी वापस नहीं आने वाली थी। शादी से एक दिन पहले मैंने अचानक सन नयांगी को फोन किया। मैंने उसे हमारे पुराने हाई स्कूल की शिक्षण इमारत की छत पर मिलने के लिए बुलाया। मुझे देखकर उसने हैरानी से पूछा, अचानक यहां आने का मन कैसे हुआ? मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैंने शांत स्वर में कहा, कल हमारी शादी है, बस एक बार इस जगह को फिर से देखना चाहता था। जब मैंने शादी का जिक्र किया तो उसके चेहरे पर आई जकड़न को मैंने जानबूझकर अनदेखा कर दिया, मानो मुझे कुछ दिखाई ही न दिया हो। जब हमने छत का दरवाजा खोला तो सन नयांगी चौंक गई। वहां पहले से एक गोल मेज सजाई गई थी, उस पर स्टेक रखे हुए थे, मोमबत्तियां जल रही थीं। मैंने इस परिचित जगह को चुपचाप देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, सनी, तुम्हें याद है यहीं पर तुमने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था? उस साल हम 18 साल के थे। तुमने मुझे इसी छत पर रोक लिया था और कहा था, क्या तुम आज ही मुझे अपना प्रेमी मानोगे अगर मैं इस कांच के जार को 100 तितलियों से भर दूं तो? और फिर वह युवा लड़की मुस्कुराई थी। उसने अपना बैग खोला था। अगले ही पल उसके अंदर से अनगिनत रंग बिरंगी तितलियां उड़कर आसमान में फैल गई थीं। वे हमारे चारों ओर मंडराने लगी थीं। उस समय उसने चमकती आंखों से मुझे देखते हुए कहा था, शियोन, मेरे साथ रहोगे? मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगी। शायद उन पुराने दिनों को याद करके, शायद उन पुरानी यादों के असर से सन नयांगी की नजरें और भी कोमल हो गईं। उनमें पहले से कहीं अधिक अपनापन और स्नेह दिखाई दे रहा था। उसने मुझे सहारा देकर खाने की मेज के पास वाली कुर्सी पर बैठाया और झुककर मेरे माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। शियोन, मैं पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करती रहूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीमे से कहा, चलो खाना खाते हैं। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। छत से पूरा स्कूल दिखाई दे रहा था। उस दृश्य ने हम दोनों की अनगिनत यादें ताजा कर दी। मैं मुस्कुराया और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। याद है, सुबह की एक्सरसाइज के समय तुम कभी दौड़ में मेरा साथ नहीं दे पाती थीं, इसलिए मैं चुपके से लाइन में दौड़ते हुए तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लिया करता था। आखिरकार क्लास टीचर ने हमें पकड़ लिया था और मुझे 10 अतिरिक्त चक्कर लगाने की सजा मिली थी। और तुमने तो लाउडस्पीकर उठाकर उन्हें जानबूझकर चिढ़ाया भी था। सिर्फ आज नहीं, कल और परसों भी। मैं चाहती हूं कि वह मुझे पूरी जिंदगी अपनी पीठ पर उठाए रखे। सुन नयांगी हंस पड़ी। मैं आगे बोला, और एक बार जब मैं घायल हो गया था तब भी जिद करके बास्केटबॉल खेलने चला गया था। तुम इतनी नाराज हुई थी कि कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं की। बाद में मैं रात के बीचों बीच हॉस्टल वार्डन से बचते हुए तुम्हारे डॉर्म के नीचे पहुंचा था। दीवार फांद कर खरीदी हुई अंगूठी लेकर गया था ताकि तुमसे माफी मांग सकूं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के समय तुम पूरे ग्रेड में पहली आई थी और मैं 100वें स्थान पर था। अंग्रेजी परीक्षा में तुमने जानबूझकर कई सवालों में वही उत्तर चुने थे जो मैंने चुने थे। फिर तुमने उसी विश्वविद्यालय में आवेदन किया जहां मैं गया था। तुमने कहा था कि सिंगा यूनिवर्सिटी या पिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ज्यादा जरूरी मेरे साथ हर दिन रहना है। मैं एक एक करके सारी यादें सुनाता गया, लेकिन मेरी आवाज शांत थी, इतनी शांत जैसे बिल्कुल स्थिर पानी। सुन नयांगी ने मेरे भीतर की भावनाएं नहीं समझी। वह सिर्फ मुस्कुराई और बोली, हां, तुमसे अलग होना तो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। उसे नहीं पता था कि मैं हर याद इसलिए नहीं सुना रहा था क्योंकि मैं उन्हें दोबारा जीना चाहता था। मैं विदा ले रहा था। मेरी आंखें अचानक लाल हो गईं। सुन नयांगी ने यह देखा तो उसे लगा कि मैं बस पुरानी यादों में भावुक हो गया हूं। वह तुरंत मेरे पास आ गई। शियोन, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। उसके झूठ शहद में घुले जहर जैसे थे, इतने मीठे कि उन्हें ठुकराना मुश्किल था, लेकिन निगल लेने के बाद वही सबसे गहरा दर्द देते थे। अचानक उस गर्मजोशी भरे माहौल को एक तेज फोन की घंटी ने तोड़ दिया। कॉल अस्पताल से थी। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, प्रेसिडेंट सू लूजाओ को होश आ गया है। आवाज इतनी तेज थी कि मैं भी साफ साफ सुन सका। सुन नयांगी एकदम जड़ हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर उभरी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। कॉल खत्म होते ही वह जल्दी से खड़ी हो गई। शियोन, मुझे तुरंत जाना होगा। मैं बाद में वापस आकर तुम्हें लेने आऊंगी। मैंने उसकी आस्तीन पकड़ ली और धीरे से कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा है। वह एक पल के लिए रुकी। उसकी आंखें अब भी पहले जैसी कोमल थीं, लेकिन उसके निर्णय में कोई डगमगाहट नहीं थी। मैं अभी वापस आती हूं। फिर उसने धीरे से अपनी आस्तीन मेरी पकड़ से छुड़ा ली और चली गई। मैं बस उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखता रहा। सुनायंगी, सुनायंगी, तुमने कभी कहा था कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है, लेकिन आज लूजाओ के लिए तुम मेरे आखिरी उपहार का इंतजार भी नहीं कर सकी। एक भयानक दर्द ने मेरे सीने को जकड़ लिया। दर्द इतना तीव्र था कि मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी।
जब से मैंने दवाइयां लेना बंद किया था, मैं हर दिन इसी पीड़ा से गुजर रहा था। लेकिन यह दर्द भी उस दर्द का 10,000वां हिस्सा नहीं था जो उसने मुझे दिया था। जब तक उसकी परछाई पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखता रहा। फिर मैंने आंखें बंद कर लीं और समय गिनना शुरू कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब मुझे लगा कि सन नयांगी अब नीचे पहुंच चुकी होगी। नो नेस्ट, मैंने खुद को व्हील चेयर से उठने के लिए मजबूर किया। लड़खड़ाते कदमों से छत के सबसे ऊंचे किनारे तक पहुंचा। नीचे नजर डाली, वहां वही परिचित आकृति दिखाई दी। मैंने देखा कि वह जल्दी जल्दी कार का दरवाजा खोल रही है, अंदर बैठी और इंजन स्टार्ट कर दिया। सुनायंगी, 16 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक तुमने मुझसे पूरे 10 साल प्यार किया। तो फिर जिस लड़के से तुमने 10 साल प्यार किया हो, उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने पर कैसा महसूस होता है? अफसोस, मैं कभी इसका जवाब नहीं जान पाऊंगा और अब मैं जानना भी नहीं चाहता। यह जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं फिर कभी वापस नहीं आना चाहता। मैं हल्का सा मुस्कुराया, आंखें बंद कर लीं और जैसे ही कार चलनी शुरू हुई, मैंने अपनी बाहें फैला दी। बिना एक पल झिझके छत से छलांग लगा दी। धड़ाम, एक भयानक आवाज गूंजी। मैं छत से गिरकर सीधे सन्नायांगी की कार के सामने आ गिरा। जमीन पर खून का बड़ा तालाब फैल गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग चीखने लगे, कोई इमारत से कूद गया है, कोई मर गया। शियोन, शियोन, क्या तुम ठीक हो? मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मैं अंतहीन अंधेरे में डूबता जा रहा हूं। तो मृत्यु का एहसास ऐसा होता है, न कोई स्वर्ग, न कोई नरक, बस अनंत अंधकार और खालीपन। कौन था जो मेरा नाम पुकार रहा था? मुझे दूर कहीं एक रोशनी दिखाई दी। क्या वही स्वर्ग का रास्ता था? मैं उसकी ओर दौड़ने लगा। अचानक मैंने अपनी आंखें खोल दी। चारों तरफ उजाला था। तेज धूप मेरी आंखों में चुभ रही थी। सामने कोई मेरा नाम लेकर घबराहट में पुकार रहा था। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम रखा हो। चारों तरफ लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। वह आवाज बहुत परिचित लग रही थी। मैंने पूरी ताकत से आंखें खोलीं और सामने खड़े व्यक्ति को साफ देखा। सुनायांगी। मैं घबराकर तुरंत पीछे हट गया और उसे जोर से धक्का दे दिया। वह यहां क्यों थी? क्या मरने के बाद भी मैं उससे मुक्त नहीं हो सकता था? सुन नयांगी ने हैरानी से मेरी ओर देखा। शियोन, क्या हुआ? तुम्हें धूप में नाचते नाचते हीट स्ट्रोक हो गया क्या? मैं स्तब्ध रह गया। लू जाओ की वजह से तो मैं बहुत पहले अपनी दोनों टांगें खो चुका था। फिर मैं नाच कैसे सकता था? रुको, मैंने घबराकर चारों ओर देखा। यह जगह बहुत परिचित लग रही थी। मेरे आसपास खड़े लोग भी परिचित थे। यह स्कूल था। मैंने सबकी ओर देखा। वे सभी परिचित चेहरे थे। उन सभी परिचित चेहरों में डांस ट्रूप के सदस्य भी थे और सन नयांगी भी। फिर मैंने तुरंत अपनी नजर अपने पैरों पर डाली। मेरे पैर बिल्कुल सही सलामत थे। कुछ क्षणों तक मैं स्तब्ध खड़ा रहा। फिर यह सुनिश्चित करने के बाद कि मेरे पैरों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं अचानक उछल पड़ा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा। मेरी आंखों से अनायास ही खुशी के आंसू बहने लगे। क्या मैं सचमुच दोबारा जन्म ले चुका था? और क्या यह पुनर्जन्म उस समय हुआ था जब लू जाओ ने अभी तक मुझे अपनी कार से नहीं कुचला था? मैंने जल्दी जल्दी चारों ओर देखा। यह दृश्य, यह तो ग्रेजुएशन से पहले होने वाली पार्टी का था और यही मेरी पिछली जिंदगी का आखिरी डांस भी था। इसका मतलब था कि लू जाओ द्वारा मुझे कार से टक्कर मारने में अब 3 दिन से भी कम समय बचा था। इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैंने सन्नायांगी के चेहरे पर उभरी चिंता को देखा। फिर कुछ ही मिनट पहले की वह घटना याद आ गई जब उसने मुझे छोड़कर लू जाओ के पास जाने का फैसला किया था। मेरे मन में एक ठंडी हंसी उभरी। सुनायांगी, इस जीवन में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम लू जाओ के साथ खुशी खुशी पूरी जिंदगी बिता सकती हो। और जहां तक लू जाओ की बात है, बेहतर होगा कि इस बार वह मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे, वरना जब भगवान ने मुझे दोबारा जीने का अवसर दिया है तो मैं उन दोनों को कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। मन ही मन यह संकल्प लेने के बाद मैंने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी। फिर मुस्कुराकर सबको बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। धीरे धीरे बाकी लोग वहां से चले गए, लेकिन सन नयांगी अभी भी चिंतित दिखाई दे रही थी। वह जिद कर रही थी कि मुझे अस्पताल जाकर पूरा चेकअप करवाना चाहिए। मैंने हल्के से उसका हाथ हटाया और एक कदम पीछे जाकर ठंडे स्वर में कहा, न्यांगी, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, तुम पहले वापस चली जाओ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देने लगी। क्यों? क्या हमने साथ में खाना खाने का वादा नहीं किया था? मैंने बिना झिझक सीधे मना कर दिया। आज नहीं, सुन नयांगी, मैं थोड़ा थक गया हूं।
मैं वापस जाकर ठीक से आराम करना चाहता हूं। कुछ ही मिनट पहले मैं उससे इतनी नफरत करता था कि जीना भी नहीं चाहता था, और अब वह चाहती थी कि मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊं। यह असंभव था। मुझे वापस जाकर अच्छी तरह योजना बनानी थी। 3 दिन बाद होने वाली उस दुर्घटना से खुद को कैसे बचाना है, मुझे हर संभावना के लिए तैयारी करनी थी। शायद मेरे चेहरे पर सचमुच थकान साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए सन नयांगी ने जबरदस्ती नहीं की। अगले 2 दिन मैं लगभग पूरा समय हॉस्टल में ही रहा। जब भी सन नयांगी मुझे बाहर चलने के लिए बुलाती, मैं हर बार यह कहकर मना कर देता कि मुझे जुकाम है। पिछले 6 महीनों में हुई हर घटना को बार बार याद करने के बाद मैं समझ गया था कि सिर्फ सावधानी बरत लेना शायद दुर्घटना को पूरी तरह रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए मुझे हर पहलू से तैयारी करनी थी। मुझे सिर्फ यह नहीं सोचना था कि टक्कर से कैसे बचा जाए, बल्कि अगर किसी कारणवश वह हादसा फिर भी होना तय हो तो उसके लिए भी मुझे तैयार रहना था। मैं उस बेशर्म जोड़े को अपनी जिंदगी एक बार फिर बर्बाद नहीं करने दूंगा। पिछले जन्म में दुर्घटना अगले दिन सुबह दूसरे कैफेटेरिया के प्रवेश द्वार के पास हुई थी। वह जगह पेड़ों से घिरी हुई एक शांत सड़क थी। वहां आमतौर पर बहुत कम लोग आते जाते थे, और शायद इसी वजह से जब लू जाओ नाम के उस पागल ने मुझे टक्कर मारी थी तो वह यहीं नहीं रुका था। उसने कार पीछे ली थी और फिर जानबूझकर मेरी टांगों पर दोबारा कार चढ़ा दी थी। उसी एक पल में मेरी दोनों टांगें इतनी बुरी तरह कुचल गई थीं कि उन्हें काटना पड़ा था। उस घटना को याद करते ही आज भी मेरे पैरों में असहनीय दर्द महसूस होने लगा, मानो वह पीड़ा मेरी हड्डियों में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी हो। एक ऐसा दर्द जिसे मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकता। लंबे समय तक सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि इस बार मैं पहले कैफेटेरिया जाऊंगा। पहला कैफेटेरिया लाइब्रेरी के ठीक सामने था और शिक्षण भवन से भी बहुत पास था। हालांकि वहां की सड़क काफी चौड़ी थी, लेकिन लोगों की भीड़ हमेशा बनी रहती थी। इतने लोगों के सामने लू जाओ शायद इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि खुलेआम मुझे अपनी कार से कुचलने की कोशिश करे। लेकिन मैं एक बात भूल गया था, लू जाओ कोई सामान्य इंसान नहीं था। वह एक सनकी, जुनूनी और खतरनाक व्यक्ति था, और किसी पागल इंसान को सामान्य तर्कों से नहीं समझा जा सकता। उसने सचमुच ऐसा करने की हिम्मत कर दी। जब मैं पहले कैफेटेरिया के पास पहुंचा तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आसपास लोगों की भीड़ थी और कई गाड़ियां भी खड़ी थीं। आमतौर पर इस सड़क पर कभी वाहन पार्क नहीं किए जाते थे, लेकिन आज रात लाइब्रेरी स्क्वायर के सामने पेड़ों की छाया के नीचे 2 काली कारें खड़ी थीं। जब मैं उनके पास से गुजरा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ कि कोई कार के अंदर बैठकर मुझे घूर रहा है। लेकिन हर बार जब मैं उधर देखता मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने मन ही मन खुद को समझाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। असल दुर्घटना तो कल होने वाली है। वह आज ही मुझ पर हमला नहीं करेगा। और मुझे याद था कि लू जाओ सफेद रंग की कार चलाता था। मैं चलते चलते खुद से बड़बड़ा रहा था, लेकिन मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि सामने खड़ी कार की हेडलाइट अचानक जल उठी। अगले ही पल वह पूरी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ी। मैं तुरंत मुड़कर शिक्षण भवन की ओर भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कार चालक पहले से जानता था कि मैं किस दिशा में भागूंगा, क्योंकि कार पहले ही तिरछे रास्ते से मेरी ओर बढ़ रही थी। जब मुझे समझ आ गया कि बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है तो मैंने निराशा में आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण किसी की चीख सुनाई दी, सावधान! मैं दर्द के लिए खुद को तैयार कर चुका था, लेकिन अपेक्षित दर्द नहीं आया। उस चेतावनी भरी चीख के साथ ही एक लड़की दौड़कर मुझसे टकराई और मुझे जमीन पर गिरा दिया। मेरे होश लौटते ही मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, पेड़ के नीचे पड़े पत्थरों का ढेर उठाया और सीधे कार की ओर दौड़ पड़ा। मैंने पूरी ताकत से पत्थर ड्राइवर की खिड़की पर दे मारे। धड़ाम! कांच टूटकर बिखर गया। मैंने दरवाजा खींचकर खोला, फिर लू जाओ के बाल पकड़कर उसे कार से बाहर घसीट लिया। इस बार वह असफल हो चुका था और अब मैं उसे दोबारा मौका नहीं देने वाला था। यहां तक कि कार से घसीटे जाने के दौरान भी वह लगातार बड़बड़ाता रहा, शियन, मैं तुमसे नफरत करता हूं। उसने मुझे जहरीली नजरों से घूरा। जवाब में मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लू जाओ भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत मुझ पर टूट पड़ा। हम दोनों पूरी ताकत से लड़ने लगे। किसी ने भी हाथ हल्का नहीं रखा। आसपास जमा भीड़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। कोई बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार वही लड़की जिसने कुछ देर पहले मेरी जान बचाई थी, तमाशा देखते देखते परेशान हो गई। जब उसने देखा कि लू जाओ जमीन से टूटा हुआ कांच उठाकर मुझे घोंपने वाला है, तो वह तुरंत दौड़कर बीच में आ गई। उसने लू जाओ को पकड़ लिया, लेकिन मैं इतना गुस्से में था कि फिर भी उसकी ओर झपट पड़ा। उसी समय सन नयांगी भी वहां पहुंच गई। किसी को मदद के लिए आते देखकर लड़की ने तुरंत लू जाओ को सन नयांगी की तरफ धक्का दिया। फिर वह मुड़ी
और मुझे पीछे खींच लिया। उसने दोनों बाहों से मेरी कमर पकड़ ली और जबरदस्ती पीछे घसीटने लगी। मुझे रोकते हुए वह हंसी नहीं रोक पाई। आखिर तुम दोनों के बीच कैसी दुश्मनी है? इतनी बेरहमी से लड़ रहे हो जैसे एक दूसरे की जान ले लोगे। उसकी बात सुनकर अचानक मेरी सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मैंने खुद को उसके सहारे छोड़ दिया। सिर झुकाकर थके हुए स्वर में बोला, मुझे नहीं पता वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन हमारे बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं है, यह जान और मौत का हिसाब है। क्या तुमने अभी नहीं देखा? वह मुझे कार से कुचलना चाहता था। लड़की की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ गई। फिर उसने मुझे सहारा देते हुए धीरे धीरे शिक्षण भवन की सीढ़ियों तक पहुंचाया और बैठा दिया। मैं दूर खड़े सन्नयांगी और लू जाओ को देखता रहा। दोनों अब भी बहस कर रहे थे। मेरे पास बैठी लड़की मुस्कुराई। अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो वजह उस लड़की का मामला है ना? लेकिन मेरा जवाब सुनकर वह सचमुच चौंक गई। मैंने शांत स्वर में कहा, पहले शायद था, लेकिन अब नहीं। अब मैं यह सब अपने लिए कर रहा हूं। इतना कहकर मैंने उसकी ओर देखा। वैसे धन्यवाद। अगर तुमने मुझे अभी नहीं बचाया होता तो शायद मैं इस समय अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा होता। बोलते हुए मैंने अनायास अपने पैरों को छुआ। मेरी आवाज कांप गई। मैं सचमुच बहुत डर गया था। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और हाथों में भी। वह लड़की पूरे समय मेरे साथ बैठी रही जब तक मैं पूरी तरह शांत नहीं हो गया। फिर मैंने सिर उठाकर पूछा, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? लड़की मुस्कुराई और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। हेलो, मेरा नाम जूजीवाई है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने अभी तुम्हारी जान बचाई है और अब मुझे भूख लग रही है, तो बदले में मुझे खाना खिलाना कोई बहुत बड़ी मांग तो नहीं है ना? मैं कुछ पल तक उसकी ओर खाली नजरों से देखता रहा। शायद उस समय मेरा चेहरा बहुत मूर्खतापूर्ण लग रहा था, क्योंकि जूजीबाई अचानक जोर से हंस पड़ी। उसे मेरा हाव भाव बेहद मजेदार लग रहा था। चलो खाना खाने चलते हैं। जब उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तभी मेरी तंद्रा टूटी। मैंने झेंपते हुए कहा, माफ करना, अभी तुम्हारा नाम ठीक से सुन नहीं पाया था। तुमने क्या कहा था? जूजी बिना रुके आगे चलती रही। जूजीवाई। मैं भी मुस्कुरा दिया। मेरा नाम शियन है। उस शाम जब हम वापस लौटे तो जूजी ने मुझे रास्ते में सावधान रहने की सलाह दी। मैंने मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा। फिर जैसे ही मुड़ा मेरी नजर सन्नयांगी पर पड़ी। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। मैं बिना कुछ कहे उसके पास से निकलकर हॉस्टल की ओर बढ़ गया, लेकिन उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और गलती से मेरी चोट वाली जगह दब गई। यह वही घाव था जो कुछ देर पहले लड़ाई में लगा था। मैं दर्द से कराह उठा। जरा धीरे। मेरी आवाज सुनते ही जूजी तुरंत वापस दौड़ आई। जब उसने देखा कि सन्नयांगी मेरा हाथ पकड़े हुए है तो उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मेरे सामने खड़ी हो गई, मानो मेरी रक्षा कर रही हो। जब सन्नयांगी फिर आगे बढ़ने लगी तो जूजी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें उसके हाथ पर पड़ा इतना बड़ा नीला निशान दिखाई नहीं दे रहा? सन्नयांगी कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने बीच में रोक दिया। ठीक है जूजी, तुम वापस चली जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा। तब जाकर जूजी ने सिर हिलाया, लेकिन वह तब तक नहीं गई जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि मैं ठीक हूं। जब वह पूरी तरह नजर से ओझल हो गई तब सन्नयांगी ने पूछा, वह कौन थी? मैंने उसकी ओर देखा और ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, वही लड़की जिसने अभी तुम्हारे लूजाओ से मेरी जान बचाई। क्या तुमने नहीं देखा? मेरी बात सुनते ही सन्नयांगी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने असहज स्वर में कहा, माफ करना शियोन, यह सब मेरी गलती है। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, आज जो हुआ उसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। यह लूजाओ की समस्या है। सन्नयांगी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैंने अचानक बात का रुख बदल दिया। लेकिन तुम्हारी गलती कहीं और है। तुम लूजाओ का स्वभाव अच्छी तरह जानती थी, फिर भी हर बार जब तुम उसे ठुकराती थी तुम उसे उम्मीद भी दे देती थी, और इसी वजह से उसने सारी नफरत मेरे ऊपर निकालनी शुरू कर दी। सन्नयांगी घबराकर बोली, नहीं शियान, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं उपहास भरी हंसी हंसा। मत कहो कि नहीं किया। इस जीवन को दोबारा जीने के बाद मुझे बहुत सी बातें आखिरकार समझ में आ गई थीं। हर बार जब सन्नयांगी लूजाओ को ठुकराती थी वह उससे यही कहा करती थी। वह हमेशा ऐसी बातें कहती थी, मैं सिर्फ सेयन से प्यार करती हूं, या फिर तुम कभी भी सेयन की बराबरी नहीं कर सकते। शायद यही वजह थी कि लूजाओ मुझसे पागलों की तरह नफरत करता था। मेरी बात सुनकर सन्नयांगी की आंखों में दर्द की एक हल्की सी झलक उभरी। आखिरकार एक समय था जब मैं सचमुच उसके सामने खड़ी इस लड़की से बेहद प्यार करता था। मेरा स्वर पहले से कहीं अधिक नरम हो गया। न्यांगी, चलो अलग हो जाते हैं। तुमने खुद देख लिया है कि लूजाओ कितना पागल है। बस मुझे जाने दो, ठीक है? सन्नयांगी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं,
हमारी शादी होने वाली है। सिर्फ लूजाओ की वजह से हम अलग क्यों हों? मेरी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। मेरी आंखों में साफ दर्द झलक रहा था। हाँ, इस समय तक तो हमारी शादी लगभग तय हो चुकी थी। दोनों परिवारों ने तारीख भी तय कर दी थी। हर तैयारी पूरी हो चुकी थी। मेरे दुखद पिछले जीवन में भी सब कुछ बिल्कुल इसी तरह व्यवस्थित था, और इस पुनर्जन्म वाले जीवन में भी 3 बार मैं उस इंसान से शादी करने के बेहद करीब पहुंच चुका था जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। 3 बार मैं सिर्फ एक कदम दूर था उस खुशहाल और परफेक्ट शादी से जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। लेकिन हर बार बीच में लूजाओ आ गया। पहली बार शादी से एक दिन पहले उसने अपनी कार से मुझे कुचल दिया और मेरी टांगें बर्बाद कर दी। दूसरी बार शादी से कुछ दिन पहले मैंने अपनी आंखों के सामने सन नयांगी को लूजाओ से प्यार करते देखा, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उस इंसान के सामने मरना चुना जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। और अब तीसरी बार, अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं हुआ था। मैं कार दुर्घटना से भी सुरक्षित बच चुका था, लेकिन फिर भी मैंने हार मानने का फैसला किया। अब मुझे सन नयांगी पर भरोसा नहीं था और न ही लुजियाओ पर। मैं उन दोनों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता या उलझाव नहीं चाहता था। अगर लुजियाओ मुझे परेशान करना बंद कर दे तो मैं खुशी खुशी रास्ते से हट जाऊंगा और उन्हें वही दे दूंगा जो वे चाहते हैं। इतना कहकर मैं बिना कुछ बोले हॉस्टल की इमारत के भीतर चला गया। लेकिन जो मैंने नहीं देखा वह यह था कि मेरे गायब होते ही वह लड़की, जो हमेशा मजबूत और अडिग दिखाई देती थी, धीरे धीरे इमारत के बाहर ही घुटनों के बल बैठ गई, मानो उसके भीतर दबा हुआ कोई भाव अचानक टूट गया हो और वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी रुलाई फूट पड़ी। शियोन, मैं गलत थी। शियोन, मैं सच में गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है। हालांकि हॉस्टल की इमारत रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन सन नयांगी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर अंतहीन अंधेरा उतर आया हो। अब उसके आसपास कोई रोशनी नहीं बची थी, सिर्फ दम घोंट देने वाला दुख और ऐसा दर्द जिससे वह बच नहीं सकती थी। शियोन, मैं तुम्हें अपने पास क्यों नहीं रख पाई? जून का अंत आ चुका था। मैं पहले की तरह अपनी डांस प्रैक्टिस करता रहा, लेकिन आज सामान्य अभ्यास नहीं था। आज स्टेज रिहर्सल थी। मैं ड्रेस बदल रहा था कि तभी बाहर से हंसी ठिठोली की आवाजें आने लगीं। कपड़े बदलकर जब मैं बाहर निकला तो देखा कि वहां सन नयांगी खड़ी थी। उसने मेरी सीट पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रख दिया था और बाकी सभी को मिल्क टी बांट रही थी। उसे देखकर मेरे भीतर कोई भावना नहीं उठी। हम पहले ही अलग हो चुके थे। अब वह जो कुछ भी कर रही थी सब व्यर्थ था। क्लास का एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे सेयन, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए फूल लेकर आई है। दूसरा तुरंत बोला, हाँ भाई, अभी तो सिर्फ रिहर्सल है और इतना सब हो रहा है। असली ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस के दिन तो नजारा देखने लायक होगा। मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने कपड़े लॉकर में रखे और धीरे धीरे उनकी तरफ चल पड़ा। सुन नयांगी के पास पहुंचकर मैंने शिष्टता से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। वह कुछ पल के लिए ठिठक गई। शियोन, तुम्हें मेरे साथ इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। सुन नयांगी और मेरा ब्रेकअप हो चुका है। फिर मैंने उस लड़की की तरफ देखा जिसने अभी मजाक किया था। इसलिए तुम गलत थी। वह मेरी पत्नी नहीं है। मेरी बात सुनते ही पूरे कमरे में हैरानी की आवाजें गूंज उठीं। किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता टूट चुका होगा। सुन नयांगी ने मेरी ओर देखा। उसकी भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। शियोन, मेरे साथ बाहर चलो। उसने मेरा हाथ पकड़कर बाहर ले जाना चाहा, लेकिन मैंने तुरंत उसका हाथ झटक दिया। जरूरत नहीं है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं जिसे सबके सामने नहीं कहा जा सके। और वैसे भी मुझे अभी स्टेज पर जाना है। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक उभरी। उसी समय बाहर से किसी ने अधीर होकर आवाज लगाई। ग्रेजुएशन डांस शुरू होने वाला था। सबको पहले अपना सोलो परफॉर्मेंस देना था, फिर अंत में सभी मिलकर ग्रुप डांस करने वाले थे। मैं मुख्य नर्तक था और सबसे पहले मंच पर जाने वाला भी। जब मैंने देखा कि लाइटिंग टीम सारी तैयारी पूरी कर चुकी है तो मैं मंच की ओर बढ़ गया। लेकिन पता नहीं क्यों स्टेज पर कदम रखते ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। आज सिर्फ रिहर्सल थी। दर्शकों में ज्यादातर मेरे अपने सहपाठी थे। बाहरी लोग बहुत कम थे। फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार मुझे घूर रहा है। एक जलती हुई खतरनाक नजर। मैंने उसी दिशा में देखा और उसी एक नजर में मैंने लूजाओ को कोने में बैठे देखा। वह मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में वैसी ही दुर्भावना थी जैसी किसी शिकारी की होती है। उसे देखते ही मेरे मन की बेचैनी और बढ़ गई। लेकिन तभी संगीत शुरू हो गया और मेरे पास सोचने का समय नहीं बचा। मैंने नृत्य शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मैंने देखा
कि नीचे बैठे मेरे सहपाठियों के चेहरे भय से भर गए हैं। उनकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। वे मेरे पीछे किसी चीज को घूर रहे थे, मानो कोई भयानक घटना होने वाली हो। अगले ही क्षण भीड़ को चीरती हुई एक सफेद आकृति मंच की ओर दौड़ी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया। और फिर किसी ने मुझे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। एक घबराई हुई चीख सुनाई दी, सयान, सावधान! मैं अविश्वास से मुड़ा और उस जगह की ओर देखा जहां कुछ सेकंड पहले मैं खड़ा था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ऊपर से एक विशाल स्टेज लाइट गिर चुकी थी। मंच का फर्श गहरे गड्ढे में बदल गया था। चारों ओर लंबी दरारें फैल गई थीं और जिसने मुझे बचाने के लिए खुद को मेरी तरफ फेंका था वह जूजीवाई थी। उसका पैर गिरी हुई लाइट के पोल के नीचे दब गया था। टूटे हुए बल्ब का कांच बिखरकर उसके और मेरे पैरों में धंस गया था। पूरा मंच अफरा तफरी में डूब गया। स्टाफ और छात्र दौड़ते हुए हमारी ओर आने लगे। जूजी मेरी तरफ देखकर बार बार पूछ रही थी, तुम ठीक हो ना? सयान, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? लेकिन तभी उसकी नजर मेरी नजर के पीछे गई। उसने उस लड़के को देखा, वही लड़का जिसने कुछ दिन पहले मुझे कार से कुचलने की कोशिश की थी और बाद में मुझसे लड़ाई भी की थी। लू चाओ। उसने हमारी तरफ एक भयावह और अशुभ नजर डाली, फिर तुरंत मुड़ा और भीड़ में गायब होने लगा। उसके बाद वह ऑडिटोरियम से बाहर निकल गया और उसके पीछे भागने वाली वही लड़की थी जिससे मैं उस दिन मिला था। उन दोनों की आकृतियां पूरी तरह आंखों से ओझल हो जाने के बाद ही मुझे जैसे होश आया। मैंने मुड़कर जूजीवाई की ओर देखा और अगले ही पल बेहोश हो गया। बाद में मेरे सहपाठी मुझे उठाकर स्कूल के चिकित्सा कक्ष में ले गए। डॉक्टर मेरे पैरों के घावों का इलाज कर रहे थे। वे एक एक करके कांच के टुकड़े निकालते जा रहे थे और साथ ही बड़बड़ा भी रहे थे। ये लड़का इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? कुछ समय पहले कार दुर्घटना में इसके हाथ में मोच आ गई थी और अब इसके ऊपर स्टेज लाइट गिर गई। जूजी का चेहरा बार बार बदल रहा था। वह पहले वाली कार दुर्घटना, आज की घटना और लू जियाओ की वह खतरनाक नजर, सब कुछ जोड़कर सोच रही थी। जितना ज्यादा वह सोचती उतना ही उसे यकीन होने लगा कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। उसी समय डॉक्टर ने मेरे घावों का इलाज पूरा कर लिया। फिर उनकी नजर जूजी के पैरों पर पड़ी। उसके पैर भी खून से लथपथ थे। डॉक्टर ने तुरंत अपने औजार बदले और उसका इलाज शुरू कर दिया। बेटी, तुम्हारी चोट तो इस लड़के से कहीं ज्यादा गंभीर है। टक्कर की वजह से तुम्हारे पैर में गहरी अंदरूनी चोट आई है। अच्छी बात यह है कि कोई हड्डी नहीं टूटी। डॉक्टर ने सावधानी से उसकी चोटों पर दवा लगाई। पट्टियां बांधने के बाद उन्होंने उसके पैरों में धंसे छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी निकाल दिए। सब कुछ खत्म होने के बाद डॉक्टर मुड़े। उसी समय उन्होंने देखा कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटा मैं धीरे धीरे आंखें खोल रहा हूं। जूजी तुरंत खड़ी हो गई। वह जल्दी से मेरे पास आई और चिंतित होकर पूछने लगी, कैसा महसूस हो रहा है? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? लेकिन मैं उसे बस खाली नजरों से देखता रहा, मानो अभी तक समझ ही नहीं पाया था कि क्या हुआ है। अचानक मैंने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरे पैर? डॉक्टर पहले तो समझ ही नहीं पाए। उन्होंने उलझन में दोहराया, तुम्हारे पैर? लेकिन डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं फूट फूट कर रोने लगा। आखिर मैं अपने पैर नहीं बचा पाया। बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? जूजी घबरा गई। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझे शांत करने लगी। सयान, क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है या शरीर के किसी और हिस्से में? अब तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे। तर्क से देखा जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या गिरते समय तुम्हारे शरीर का कोई और हिस्सा भी चोटिल हुआ था? तुम्हारे पैरों में सिर्फ ऊपर ऊपर की चोटें हैं। इतना दर्द होना सामान्य नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर मैंने उन्हें और जूजी दोनों को देखा। फिर अचानक मुझे एहसास हुआ यह कोई बड़ा अस्पताल नहीं था, यह तो सिर्फ स्कूल का चिकित्सा कक्ष था। मैंने तुरंत कंबल हटाया, अपने पैरों की ओर देखा। मेरी पिंडलियों पर केवल कुछ पट्टियां बंधी हुई थीं और दोनों पैर पूरी तरह सुरक्षित थे। उस क्षण मेरे भीतर का तनाव जैसे पूरी तरह टूट गया। मैंने राहत की लंबी सांस ली। जूजी ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने धीरे से मेरे कंधों को थाम लिया। उसका हमेशा नरम रहने वाला चेहरा अब गंभीर था। सयन, तुम अपने पैरों को लेकर असामान्य रूप से चिंतित रहते हो। कार दुर्घटना वाले दिन भी तुम ऐसे ही थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वजह क्या है? उसे महसूस हो रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। मैं कुछ देर तक उसे खाली नजरों से देखता रहा। मैं सचमुच बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गया था। क्या उसने इतनी जल्दी सब समझ लिया? लेकिन क्या मैं सच बता सकता था? और अगर बता भी देता तो क्या वह विश्वास करती? आखिर पुनर्जन्म जैसी बात किसी काल्पनिक कहानी से कम तो नहीं लगती। मेरी झिझक देखकर जूजी ने मुझे मजबूर नहीं किया। वह बस चुपचाप मेरे जवाब का इंतजार करती रही। उसे शायद विश्वास था कि अगर मैं बताना चाहूंगा तो एक दिन खुद बता दूंगा।
आखिरकार मैंने सिर हिला दिया। मैं तुम्हें किसी और दिन बताऊंगा। क्या तुम मुझे वापस छोड़ सकती हो? यह सुनते ही अब तक चुप खड़े डॉक्टर बोल पड़े, इसकी चोटें तुमसे कहीं ज्यादा गंभीर हैं, और फिर भी तुम इसी से तुम्हें वापस छोड़ने के लिए कह रहे हो। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे तुरंत याद आया कि मुझे बचाते समय स्टेज लाइट उसी पर गिरी थी। मेरे पैरों में तो सिर्फ कांच के टुकड़े धंसे थे, लेकिन उसके पैर पर सीधा वार हुआ था। मैं तुरंत उसकी चोट देखने के लिए झुका, लेकिन जूजी ने मुझे रोक दिया। ठीक हूं, सब ठीक है। फिर वह मुस्कुराई। कोई लड़का पहली ही बात में किसी लड़की की स्कर्ट उठाकर उसका पैर देखने लगे, ऐसा भी कहीं होता है? उसकी बात सुनकर मेरे कानों के सिरे लाल हो गए और मेरे मन में उसके लिए और भी अपराध बोध भर गया। हम तो पूरी तरह अजनबी थे। अब तक केवल 2 बार मिले थे, फिर भी वह 2 बार मेरी जान बचा चुकी थी और दोनों बार मेरी वजह से घायल भी हुई थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो। जूजी ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं, वैसे भी इतनी ज्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन मैं फिर भी चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। तब वह अचानक खड़ी हुई और मुस्कुरा दी। अगर सच में तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे खाना खिला दो। उसने अपना पेट सहलाया। उसकी आंखें मुस्कुराते हुए चांद की तरह मुड़ गईं। आज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने संकोच से सिर हिला दिया। स्पष्ट रूप से हल्की चोट मुझे लगी थी, लेकिन पूरे समय वही मुझे संभाल रही थी, मुझे ढांढस बंधा रही थी। शायद जब सही समय आएगा तो मुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। आखिर उसने मेरी जान 2 बार बचाई थी। कम से कम उसे यह जानने का अधिकार तो था कि वह आखिर किस वजह से घायल हुई। यह सोचते ही मेरे मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। चलो खाना खाते हैं। हम दोनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए चिकित्सा कक्ष से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही हमारी मुलाकात सन नयांगी से हो गई। वह मुझे लेने आई थी। शियोन, मैं तुम्हें लेने आई हूं, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देती हूं। इतना कहने के बाद उसकी नजर उस हाथ पर गई जिससे मैं जूजी का सहारा लिए हुए था। जूजी ने भौं उठाई और जानबूझकर मेरी बाह को और कसकर पकड़ लिया, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। मैंने बस उदासीन नजरों से सन नयांगी की ओर देखा। फिर उसने जो हाथ मेरी ओर बढ़ाया था उसे नजरअंदाज कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद वापस चला जाऊंगा। सुन नयांगी ने धीरे धीरे अपना खाली हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे पर चोट खाई हुई उदासी दिखाई दे रही थी। शियोन, जिद मत करो, तुम घायल हो, मुझे तुम्हें वापस छोड़ने दो। लेकिन इस बार मैंने भी कोई नरमी नहीं दिखाई। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, सुन नयांगी, जब यह सब हुआ था तब तुम कहां थी? मेरे सवाल पर उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान उभर आई। उसे लगा मैं शिकायत कर रहा हूं कि वह देर से पहुंची, लेकिन मैंने सब कुछ साफ देखा था। जब सभी लोग जूजी और मुझे घेर कर मदद कर रहे थे, तब सन नयांगी लू जाओ के पीछे भागी थी। मैंने जूजी का हाथ पकड़ लिया और एक एक शब्द साफ और दृढ़ आवाज में कहा, सुन नयांगी, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। आज से हम दोस्त भी नहीं हैं, और बेहतर होगा कि तुम लू जियाओ को काबू में रखो। उसे दोबारा मेरे सामने मत आने देना, वरना मैं। यह कहकर मैंने जूजी वाई का हाथ पकड़ा और उसे कैफेटेरिया की ओर ले गया। चलते चलते मैं धीमी आवाज में बुदबुदाया, मैं उसे दोबारा कभी मौका नहीं दूंगा कि वह मेरी टांगें बर्बाद कर सके। हम दोनों धीरे धीरे दूर चले गए, लेकिन मैंने यह नहीं देखा कि मेरे पीछे खड़ी सन नयांगी ने मेरे आखिरी शब्द साफ साफ सुन लिए थे। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा भय से भर गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर डगमगाने लगा। सुन नयांगी ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला, मानो वह किसी को कॉल करना चाहती हो, लेकिन कुछ क्षण बाद उसने चुपचाप फोन नीचे कर लिया। तो ऐसा है? उसकी आवाज टूट गई। उसने दर्द से अपनी आंखें ढंक लीं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वे उसकी उंगलियों के बीच से धीरे धीरे बाहर निकलते रहे। हाल के दिनों में मेरे व्यवहार में आए बदलावों को याद करते हुए उसका दिल दर्द से भर गया। अचानक हुआ ब्रेकअप, मंगनी का दृढ़ता से टूट जाना, इन सब बातों का कारण वह कभी समझ नहीं पाई थी। उस दिन लू जाओ की लापरवाह ड्राइविंग ने भले मुझे डरा दिया था, लेकिन वास्तव में मुझे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी। फिर भी मैं इतनी दृढ़ता से रिश्ता तोड़ना चाहता था, मानो मैं पूरी तरह बदल चुका था। शुरुआत में सन नयांगी ने सोचा था कि मैं बस डर गया हूं। बाद में उसे लगा कि शायद इसका कारण जूजी है, लेकिन असली वजह इनमें से कोई भी नहीं थी। वह हमेशा सोचती रही कि उसे बस थोड़ा समय देना होगा। वह इंतजार करने को तैयार थी, लेकिन अभी अभी मेरे कहे शब्दों ने उसे सब कुछ समझा दिया। अब उसे हर बात का उत्तर मिल गया था। अब उसे समझ आया कि उस दिन अचानक बेहोश होकर जागने के बाद मैंने उसे ऐसे क्यों देखा था जैसे वह मेरी दुश्मन हो। अब उसे समझ आया
कि मैं क्यों किसी भी कीमत पर उससे और लूजाओ से दूर जाना चाहता था। क्यों मैं हर बार उसे ठंडी मुस्कान के साथ व्यंग्य करता था, और क्यों सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि मैं यह सब पहले ही एक बार जी चुका था। सुन नयांगी दर्द से भरकर वहीं बैठ गई। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपा लिया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। शियोन, तो मैं तुम्हें पहले ही खो चुकी हूं। तो अब सचमुच बहुत देर हो चुकी है। असलियत यह थी कि सन नयांगी का पुनर्जन्म मुझसे भी पहले हो चुका था। उस दूसरे जीवन में जब मैंने स्कूल की छत से छलांग लगाई थी, तब सन नयांगी पागलों की तरह लू जियाओ को ढूंढने जा रही थी। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपनी आंखों के सामने उस इंसान को मरते हुए देखेगी जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती थी। हर बार जब वह उस दृश्य को याद करती, उसका दम घुटने लगता। आज तक वह समझ नहीं पाई थी कि उस समय उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन एक बात सच थी, लू जियाओ के लिए जो भावनाएं उसके भीतर पैदा हुई थीं, वे वास्तविक थीं। उसे हमेशा लगता था कि मैं ठीक रहूंगा। उसे लगता था कि मैं हमेशा की तरह उसकी बात मानूंगा, कि मैं वहीं उसका इंतजार करता रहूंगा, चुपचाप, बिना शिकायत किए। अगले दिन हमारी शादी होने वाली थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी तैयारियां कर रही थी, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। और फिर वह क्षण आ गया, जिस क्षण मैंने छत से छलांग लगाई। उस समय जैसे पूरी दुनिया की गति धीमी हो गई थी। उसी पल सन नयांगी ने पहली बार मेरे चेहरे पर एक ऐसा भाव देखा था जो राहत जैसा था, मानो मैं अंततः मुक्त हो गया हूं। जब मैं नीचे गिरा, मैं वास्तव में मुस्कुरा रहा था। अगले ही पल मेरा शरीर जमीन से टकराया। वह भयानक धमाका बिजली की गड़गड़ाहट जैसा लगा, और उसी आवाज ने सन नयांगी की पूरी दुनिया तोड़ दी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। चेहरे पर स्तब्धता छा गई, लेकिन आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे, मानो उसी क्षण वह नींद से जागी हो। वह कार का दरवाजा खोलकर बाहर भागी और खून के तालाब में पड़े मेरे शरीर को देखती रह गई। मेरे चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। मेरी खाली आंखें उसकी ओर देख रही थीं, और उसी क्षण उसे सब समझ में आ गया। सुन नयांगी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी दर्द भरी चीखें पूरे स्कूल परिसर में गूंज उठीं। वे उसी जगह पर गूंज रही थीं जहां कभी उनकी सबसे सुंदर यादें बसी थीं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जो टूट चुका था उसे फिर जोड़ा नहीं जा सकता था। टूटा हुआ आईना पहले जैसा नहीं बन सकता, और बिखरा हुआ पानी वापस इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इस बार मैंने आखिरकार अपना बदला ले लिया था। अपनी मौत की कीमत पर मैंने उन दो लोगों को सबसे गहरा घाव दिया था जिन्होंने मेरी जिंदगी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई थी। उस दिन के बाद सन नयांगी ऐसे जीने लगी जैसे उसकी आत्मा उससे छिन गई हो। जब मैं जीवित था तब भी वह लू जियाओ से नफरत करती थी, लेकिन उसे यातनाएं देते देते वह अनजाने में उसके जुनून और पागलपन से प्रभावित हो गई थी। वह इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, फिर भी वह उससे पूरी तरह मुक्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद वह आखिरकार जाग गई। उसे वास्तविकता दिखाई देने लगी। उसने वही किया जिसकी विनती मैं उससे बार बार करता था। उसने लू जियाओ को आजाद कर दिया, और उसके बाद उसने कभी उसकी परवाह नहीं की। लू जियाओ ने चाहे कितनी भी परेशानियां खड़ी की हों, वह फिर कभी उसकी ओर नहीं मुड़ी, क्योंकि जिस क्षण मैं मरा था उसी क्षण सुन नयांगी का दिल भी मर चुका था। उसे समझ आ गया था कि गलती उसी की थी, इसलिए उसने अपनी पूरी बाकी जिंदगी मेरे प्रति प्रायश्चित करने में लगा दी। उसने मेरे माता पिता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। वह उनकी सेवा अपने माता पिता से भी अधिक समर्पण के साथ करने लगी। आने वाले वर्षों में मेरे माता पिता अक्सर उसकी तारीफ करते थे। वे कहते थे, शियोन कितना भाग्यशाली था कि उसे सन नयांगी जैसी लड़की मिली। लेकिन केवल सन नयांगी ही जानती थी कि यह सच नहीं था। अगर मैं उससे कभी नहीं मिला होता तो शायद मैं इस दुनिया का सबसे चमकदार लड़का बनता, एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीता। लेकिन सन नयांगी से मिलने के बाद मैंने अपनी सबसे मूल्यवान चीजें खो दी। मेरा नृत्य का सपना, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व था, मेरा स्वस्थ शरीर, और वह प्रेमिका जो कभी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैंने सब कुछ खो दिया, और अंत में मैंने उस इमारत की छत से छलांग लगाने का निर्णय लिया, अपने जीवन का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह मैंने अपनी मौत को ही असली अपराधी के खिलाफ बदले का हथियार बना लिया था। कई वर्षों बाद सुन नयांगी, जिसने पूरी जिंदगी अकेले बिताई, मेरी कब्र के सामने खड़ी होकर बार बार अपने अपराधों का पश्चाताप करती रही। लेकिन अब उसे कभी कोई जवाब नहीं मिलने वाला था, चाहे वह कितनी भी माफी मांगती। कब्र पर लगी तस्वीर में मुस्कुराता हुआ वह लड़का हमेशा वैसा ही रहता। वह अब कभी उसे माफ नहीं करेगा। आखिर एक दिन वह अकेली उसी छत पर पहुंची जहां से मैंने छलांग लगाई थी। छत के किनारे खड़े होकर अचानक उसके मन में एक विचार आया।
वह महसूस करना चाहती थी कि उस दिन मैं क्या महसूस कर रहा था। मैं तो हमेशा दर्द से डरता था, फिर उस दिन मैं इतनी दृढ़ता के साथ नीचे कैसे कूद गया। जब वह वहां खड़ी हुई तभी उसे अचानक समझ आ गया, उस समय का सियन निराशा की उस सीमा तक पहुंच चुका था जहां उसे सिर्फ मुक्ति चाहिए थी। यह सोचते हुए सन नयांगी धीरे धीरे छत के किनारे तक गई। फिर उसने खुद को नीचे छोड़ दिया, मानो वह अपने सबसे प्रिय इंसान को गले लगाने जा रही हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। शियोन, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूं। उसे लगा कि जमीन से टकराने का दर्द असहनीय होगा, लेकिन जिस दर्द की उसने कल्पना की थी वह कभी आया ही नहीं। जब उसने आंखें खोली तो खुद को अपने विश्वविद्यालय के हॉस्टल के कमरे में पाया। चारों ओर फोन की घंटी बज रही थी। सुन नयांगी कुछ क्षण तक स्तब्ध बैठी रही। फिर उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर मेरा नाम चमक रहा था। उसने अविश्वास से कॉल रिसीव की। अगले ही पल फोन के दूसरी तरफ से मेरी झुंझलाहट भरी आवाज सुनाई दी। आखिर तुम आ रही हो या नहीं? मैं कब से मिल्क टी की दुकान पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुन नयांगी अभी भी स्थिति समझ नहीं पा रही थी। उसने खाली स्वर में पूछा, कहाँ आना है? मैं तुरंत नाराज हो गया। तुम सच में भूल गई? मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूं। अगर 5 मिनट में नहीं पहुंची तो फिर मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मैंने फोन काट दिया। फोन से आती बीप बीप की आवाज सुनते हुए वह वहीं बैठी रह गई। तभी हॉस्टल की उसकी रूममेट्स हंसने लगीं। जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में ब्रेकअप कर देगा। वे जानी पहचानी आवाजें सुनकर सन नयांगी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत तारीख देखी और अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष की शुरुआत में लौट आई थी। उसे तुरंत समझ आ गया, वह पुनर्जन्म ले चुकी थी। सुन नयांगी ने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और कमरे से बाहर भागी। उसे पता था कि भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया है। इस बार वह मुझसे सही तरीके से प्यार करेगी और मुझे कभी कोई नुकसान नहीं होने देगी। पिछले जीवन की यादों के कारण वह मुझे पहले से भी बेहतर समझती थी। इस बार हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मधुर था। लेकिन फिर लू जाओ एक बार फिर हमारी जिंदगी में आ गया। इस जीवन में भी वह पहले की तरह जुनूनी और पागल था, बल्कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक। मुझे नुकसान से बचाने के लिए सन नयांगी ने अनगिनत कोशिशें की, लेकिन वह आदमी इतना चालाक था कि पकड़ में ही नहीं आता था, जैसे हाथ से फिसलती हुई मछली। उसने बहुत लोगों को उसके पीछे लगाया, फिर भी उसे पूरी तरह रोक नहीं सकी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चौंकाया वो मैं था। मैं जो हमेशा शांत और दयालु रहता था, अचानक सड़क के बीचों बीच लू जाओ से बुरी तरह लड़ पड़ा। और मेरे साथ एक लड़की भी थी। जब सन नयांगी वहां पहुंची तो सबसे पहले उसने यह सुनिश्चित किया कि मैं सुरक्षित हूं। फिर उसने लू जाओ को पकड़कर बंद करवा दिया। लेकिन जब वह वापस मुझे ढूंढने आई, मैं जा चुका था, इसलिए वह केवल मेरे हॉस्टल के बाहर इंतजार कर सकती थी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे उस लड़की के साथ हंसते हुए देखेगी। और उससे भी बड़ा झटका उसे तब लगा जब मैंने उससे ब्रेकअप की बात कह दी। शुरू में उसे लगा कि मैं डर गया हूं और गुस्से में ऐसा कह रहा हूं, इसलिए उसने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह फिर भी मेरी प्रेमिका की तरह मेरे साथ बनी रही, मेरा ख्याल रखती रही। उसे विश्वास था कि एक दिन मैं फिर पहले जैसा हो जाऊंगा। दत्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्ट। फिर रिहर्सल वाला दिन आ गया। लू जाओ फिर दिखाई दिया। सुन नयांगी की पहली प्रतिक्रिया थी उसे पकड़ लेना, ताकि वह मुझे नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह पागल आदमी पहले ही स्टेज की लाइटों से छेड़छाड़ कर चुका होगा। जैसे ही विशाल लाइट नीचे गिरी, उसका दिल डर से लगभग रुक गया। वह भीड़ को चीरती हुई मंच की ओर दौड़ी, लेकिन कोई उससे भी तेज था। वही लड़की जुजीवाई। एक बार फिर उसने मुझे बचा लिया। सौभाग्य से मुझे केवल मामूली खरोंचें आई थीं। यह देखकर सन नयांगी आगे नहीं बढ़ी। वह तुरंत मुड़ी और लू जाओ का पीछा करने लगी, उस पागल इंसान का जो किसी को चोट पहुंचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी घटना ने उसे पूरी तरह समझा दिया कि लू जाओ जैसे व्यक्ति के सामने वह एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं हो सकती। आखिरकार उसे पकड़ने के बाद उसने लू जाओ को सुपरिवार की हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। वहां की सुरक्षा टियनहुई मैनर से भी अधिक कड़ी थी। दोनों परिवारों के अंगरक्षक 24 घंटे पहरा दे रहे थे। इसके अलावा उसने विशेष रूप से 2 टीमों की व्यवस्था की थी जो बारी बारी से उसकी निगरानी करती थीं, ताकि उसे फिर कभी बाहर निकलकर मुझे नुकसान पहुंचाने का मौका न मिले। इस जीवन में वह चाहती थी कि उसका शियोन अपनी मूल राह पर चले, अपने सपनों को पूरा करे और एक खुशहाल जीवन जिए। दत्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्ट। लेकिन जब उसने मुझे देखा तो मैं फिर भी सूजी के साथ था और उसे अनायास ही ईर्ष्या होने लगी। लेकिन जब उसने मेरे मुंह से यह सुना, मैं उसे दोबारा कभी मेरी टांगें कुचलने का मौका नहीं दूंगा, तो उसे लगा जैसे वह बर्फीली खाई में गिर गई हो।
उसके दिल में ऐसी कड़वाहट उठी जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मानो उसके शरीर का सारा खून उसी पल जम गया हो। उसके दिल में दर्द की लहरें उठती रहीं। वह हमेशा सोचती थी कि पुनर्जन्म भगवान की कृपा है, उसे सुधार का दूसरा अवसर मिला है, उसे उस इंसान से माफी मांगने का मौका मिला है जिसे उसने सबसे गहरी चोट पहुंचाई थी। लेकिन अब उसे समझ आया, यह कोई वरदान नहीं था, यह तो सजा थी, एक ऐसी सजा जो उसे अपनी पूरी जिंदगी भुगतनी थी। क्या सन नयांगी फिर कभी सच में खुश होने का अधिकार रखती थी? दत्तन सियोन बोरोनामस्ताइलेस्त। पैरों की चोट के कारण मैंने कुछ समय के लिए डांस की ट्रेनिंग रोक दी थी। पिछले कुछ दिन मैं हॉस्टल के कमरे में ही पड़ा रहा। उस दिन सुबह उठने के बाद अचानक मुझे एक जगह याद आई। अब मेरी सोच पहले जैसी नहीं रही थी। मैं वापस जाकर उस जगह को फिर से देखना चाहता था। यह सोचकर मैंने कपड़े बदले और बाहर जाने की तैयारी की। लेकिन निकलने से पहले मुझे कुछ याद आया। मैंने अपना फोन निकाला और जूजी को कॉल कर दिया। जूजी की आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। मैं कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जूजी क्या तुम मेरे साथ कहीं चल सकती हो? मैं तुमसे कुछ कहना भी चाहती हूं। जूजी ने बिना एक पल की झिझक के हामी भर दी। थोड़ी देर बाद मुझे उधर से कपड़ों की सरसराहट सुनाई दी। शायद वह जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। फिर उसने कहा, तुम डॉर्मिटरी में मेरा इंतजार करो ताकि वह इंसान तुम्हें फिर से नुकसान न पहुंचा सके। मैं तुम्हें लेने आती हूं। लगता था कि उसने सचमुच कुछ न कुछ महसूस कर लिया था। मैं हल्के से मुस्कुराई और धीरे से जवाब दिया, ठीक है। उसके बाद वह मुझे उस हाई स्कूल ले गई जहां कभी मैं और एनेक्सी पढ़ते थे। फिर वह मुझे स्कूल की छत पर ले गई। जैसे जैसे हम सीढ़ियां चढ़ते गए, मेरे भीतर की घबराहट धीरे धीरे कम होने लगी। मैंने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया जहां दर्द किसी नुकीले कांटे की तरह चुभ रहा था, और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ी जो कभी मेरी सबसे खूबसूरत यादों का ठिकाना थी, लेकिन बाद में मेरी सबसे भयानक निराशा की गवाह बन गई। मैं रेलिंग के किनारे जाकर खड़ी हो गई। यही वह जगह थी जहां से मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के छलांग लगा दी थी। वह सब कुछ केवल कुछ महीने पहले ही तो हुआ था, लेकिन आज जब मैं फिर से यहां खड़ी थी तब भी वह दर्द ऐसा था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अपने डर को दबाते हुए मैं रेलिंग से टिक गई और पीछे मुड़कर जूजी की ओर देखा। वह चिंता भरी नजरों से मुझे देख रही थी। अचानक मैं जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से जमा हुआ सारा अपमान और पीड़ा एक साथ बाहर निकाल देना चाहती हूं। लेकिन उसी समय तेज हवा चलने लगी। निर्दयी हवा ने मेरी आंखों को धुंधला कर दिया। कुछ ही देर में आंसू मेरे चेहरे पर बेकाबू होकर बहने लगे। जूजी मेरे पास आई और मुझे धीरे से खींचकर रेलिंग के पास बने जल निकासी वाले किनारे पर बैठा दिया। उसने अपना कंधा मेरी ओर बढ़ा दिया, मानो वह मेरे दर्द को महसूस कर सकती हो। उसका दिल भी कसकर सिकुड़ गया था। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और धीमे स्वर में कहा, अगर रोना चाहती हो तो रो लो, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। मैं कांपती आवाज में बोली, जूजी क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी? मैं यहीं एक बार मर चुकी हूं। मैं उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठी रही और धीरे धीरे उसे अपने पिछले जीवन की पूरी कहानी सुनाने लगी। सुन नायांगी, लू शियाओयू और मेरे बीच के उलझे हुए रिश्ते की कहानी। सुन नायांगी के छत पर किए गए प्रेम प्रस्ताव से लेकर लू शियाओयू की जुनूनी दीवानगी तक, फिर मेरी विकलांगता तक, लू शियाओयू की पोस्ट से लेकर सुन नायांगी के बदल जाने तक, और अंत में उस निराशा तक जिसने मुझे इस छत से कूदकर अपनी जान देने पर मजबूर कर दिया। मेरे मुंह से निकला हर शब्द ऐसा था जैसे मेरे दिल के घाव पर एक और चाकू चल रहा हो। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई। बहुत दर्द हुआ था जूजी। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया है, कि मुझे आखिरकार मुक्ति मिल गई है। लेकिन उन यादों के साथ जीना सच में बहुत दर्दनाक है। मैं सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है जैसे मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। जूजी ने मुझे और कसकर अपने पास खींच लिया, मानो वह अपनी गर्माहट से मुझे बताना चाहती हो कि मैं अकेली नहीं हूं। उसी समय सीढ़ियों वाले दरवाजे की ओर से किसी के आने की आहट सुनाई दी और फिर आंसुओं से भरी एक भारी टूटी हुई आवाज गूंजी, शियान। जैसे ही सुन नायांगी बाहर आई, मैं चौंक कर तुरंत खड़ी हो गई, मानो कोई डरा हुआ सा ही अपने सारे कांटे खड़े कर ले। मैंने सतर्क स्वर में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहां तक आई हो? मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थकान और अविश्वास देखकर सुन नायांगी घबरा गई। उसने जल्दी से सफाई दी, नहीं, मेरी बात सुनो। मैं यहां प्रिंसिपल से एक काम के सिलसिले में मिलने आई थी। बस यूं ही छत पर एक बार देखने चली आई थी। जूजी भी खड़ी हो गई और मुझे धीरे से खींचकर छत के बीच वाले सुरक्षित हिस्से में ले आई। फिर उसने कहा, वहां खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। सुन नायांगी लगातार उन्हें देख रही थी। जूजी मुस्कुराई
और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, हेलो, मैं जूजी हूं, शियान की बहुत अच्छी दोस्त। हालांकि सुन नयांगी के मन में उसके लिए पसंद नहीं थी, फिर भी उसने हाथ मिलाया। हेलो, मैं सुन नयांगी हूं। यह नाम सुनकर जूजी ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ समझ जाने जैसा भाव प्रकट किया। फिर उसने सुन नयांगी की ओर मुड़कर कहा, माफ करना लड़की, हम पहले से यहां हैं, क्यों ना तुम। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सुन नायांगी ने धीरे से एक लंबी सांस ली। नाक की नोक पर जमा कड़वाहट को दबाते हुए उसने मुझे एक बार फिर देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर मुड़ गई। जैसे ही वह चली गई, मेरे भीतर दबा हुआ भावनाओं का सैलाब फूट पड़ा। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और वहीं नीचे बैठ गई। आखिरकार मैं जोर जोर से रोने लगी। दूसरी ओर सुन्न नायांगी सीढ़ियां उतर चुकी थीं। कई मंजिल नीचे आने के बाद जब उसे यकीन हो गया कि छत पर मौजूद दोनों लोग उसे नहीं देख सकते, तब वह खुद को और संभाल नहीं पाई। उसने जोर से पलकें झपकाईं, लेकिन आंखों में भरे आंसू टूटे हुए बांध की तरह बह निकले। आखिरकार वह दर्द से भरकर फूट फूट कर रो पड़ी। असल में वह सब कुछ सुन चुकी थी। वह हमारा पीछा करते हुए वहां नहीं आई थी। वह वास्तव में प्रिंसिपल से छत को स्थायी रूप से बंद करवाने के लिए फंडिंग के बारे में बात करने आई थी। वह अपने पिछले जीवन की उस त्रासदी को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। लेकिन बात खत्म होने के बाद उसने मुझे और जूजी को छत की ओर जाते हुए देख लिया। पिछले जीवन की यादों का दर्द एक सुनामी की तरह उस पर टूट पड़ा। डर और घबराहट में वह हमारे पीछे ऊपर चली आई, लेकिन उसमें सामने आने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए वह सीढ़ियों वाले दरवाजे के पीछे छिप गई और वहीं से उसने मेरे दर्द की पूरी कहानी सुन ली। सिर्फ वही नहीं जो वह पहले से जानती थी, बल्कि लू शियाओयू की वह पोस्ट भी, जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं चला था। मेरा अवसाद और उस आखिरी दिन छत पर लगाया गया वह छोटा सा इंतजाम, जो दरअसल मदद के लिए मेरी अंतिम पुकार थी। आखिर तक मैं उससे मुझे बचाने की भीख मांग रही थी। सुन नायांगी बुरी तरह टूट गई। वह रोते हुए बुदबुदाई, वह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं उन यादों का सहारा लेकर आखिरी बार तुम्हारे प्यार को जगाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाल लो, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे उस छत पर बिल्कुल अकेला छोड़ दिया और उस आदमी को ढूंढने चली गई जिसने मुझे इस हालत तक पहुंचाया था। इन सारी पीड़ाओं के लिए मैं माफी चाहती हूं शियान। मैं गलत थी शियान, मैं सचमुच गलत थी। पूरे समय जूजी चुपचाप मेरे पास बैठी रही। अंदर ही अंदर वह गहरे सदमे में थी। वह हमेशा यही सोचती रही थी कि मेरे और उस लड़के के बीच का झगड़ा बस किसी लड़की को लेकर होने वाली जलन और प्रतिस्पर्धा भर था। इसलिए जब उसने पहली बार मुझसे इस बारे में पूछा था और मैंने कहा था कि यह सब मैं अपने लिए कर रही हूं, तब उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जाकर उसे समझ आया कि मैं इतने समय से कितनी असहनीय पीड़ा झेल रही थी। जब मैंने वह सब बताया, तब उसे आखिर समझ आया कि हर बार जब मेरा लू शियाओ से टकराव होता था, तो मैं अपनी टांगों के घायल होने को लेकर इतना चिंतित क्यों रहती थी। तो यही वह गहरी नफरत थी जिसके बारे में मैं हमेशा बात करती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतनी डरी हुई रहती थी। उसी पल जूजी के दिल में मुझे बचाने और मेरी रक्षा करने की एक प्रबल इच्छा जाग उठी। वह मुस्कुराई और बोली, चलो शियान के नए जीवन का जश्न मनाते हैं। आज मैं तुम्हें कुछ बहुत स्वादिष्ट खिलाऊंगी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। अब भी कुछ सेकंड पहले तक उसके चेहरे पर गहरी चिंता साफ दिखाई दे रही थी और अगले ही पल वह मुस्कुरा रही थी और खाने की बातें कर रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका मूड मुझ पर भी असर कर गया। ऐसा लगने लगा जैसे अभी अभी जो कुछ हुआ था वह सब अब मायने ही नहीं रखता। इस समय सबसे जरूरी बात बस यही थी कि मैं उसके साथ जाकर कुछ अच्छा खाऊं। कुछ समय बीत गया, तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं काफी दिनों से लू शियाओयान से टकराई ही नहीं थी। क्या उसने सचमुच मुझे छोड़ देने का फैसला कर लिया था? खैर, उसे न देखना ही मेरे लिए बेहतर था। और सच कहूं तो मैं इस बारे में ज्यादा सोचने की भी इच्छुक नहीं थी। मैंने सिर झुका लिया और आगे बढ़ती रही। आज ग्रेजुएशन परीक्षा का दिन था। पिछली बार जो घटना हुई थी, जब मैं लगभग दबकर घायल हो गई थी, उसके बाद स्कूल ने सभी संभावित सुरक्षा खतरों की दोबारा पूरी जांच की थी। पहले वाला जो लैंप गिरा था, उसके स्क्रू जानबूझकर ढीले किए गए थे। उसे पकड़ने वाले स्क्रू पहले से ही इतने ढीले थे कि लैंप हिलने लगा था। इसलिए जैसे ही उसका इस्तेमाल किया गया, वह वजन सहन नहीं कर पाया और नीचे गिर पड़ा। और उस दिन संयोग से पहला प्रदर्शन मेरा ही था। लेकिन अब पूरी जांच के बाद शायद ऐसी कोई घटना दोबारा नहीं होने वाली थी। फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में लगातार बेचैनी बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत जल्द कोई बड़ी घटना होने वाली हो। अचानक जूजी न जाने कहां से मेरे सामने आ गई
वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं। क्या आज भी तुम्हारा प्रदर्शन सबसे पहले है? मैंने नाश्ता लिया और सिर हिलाया। हाँ। फिर मैंने अभी अभी लिया हुआ नाश्ता वापस उसकी ओर बढ़ा दिया। से ऐसे थोड़ी देर पकड़ लो, मैं डांस खत्म होने के बाद खाऊंगी। इसके बाद हम दोनों मजाक करते और हंसते हुए पूरे रास्ते ऑडिटोरियम तक पहुंचे। सभी शिक्षक पहले से अपनी जगह पर मौजूद थे, इसलिए मैं जल्दी से मंच के पीछे तैयारी करने चली गई। पूरी सुबह मैं इसी चिंता में रही कि कहीं आज फिर कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सब कुछ बेहद सुचारू रूप से हुआ। मेरा प्रदर्शन शानदार रहा और मुझे बहुत सारी प्रशंसा भी मिली। कपड़े बदलकर जब मैं बाहर निकली तो जहूजी पहले से दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन जूजी के अलावा वहां एक और व्यक्ति भी खड़ा था। उसके हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता था। फशियान, ग्रेजुएशन सफलतापूर्वक पूरा करने पर बधाई। उसे देखे हुए मुझे काफी समय हो गया था। उस दिन के बाद से सुन नायांगी अपने दिल में बसे अपराध बोध से बाहर नहीं निकल पाई थी, इसलिए वह लगातार मुझसे बचती रही। लेकिन आज मेरी ग्रेजुएशन परीक्षा थी और सुन नायांगी इसे मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह मेरे पसंदीदा फूल लेकर यहां आ गई थी। मैंने फूल स्वीकार कर लिए, लेकिन मेरे शब्दों का अर्थ बिल्कुल साफ था। धन्यवाद, लेकिन हम बाद में साथ खाने जाने वाले हैं। सुन नायांगी के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभर आई। तो फिर जाओ, मुझे भी बाद में कुछ काम है। जूजी मन ही मन हंसी। हालांकि यह थोड़ा निर्दयी था, लेकिन यह लड़की सचमुच बहुत बुरी तरह हार चुकी थी। उसे अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं मिला और उससे पहले ही उसे ठुकरा दिया गया। फिर जूजी ने वह नाश्ता उठाया जिसे वह पूरी सुबह अपने साथ लिए घूम रही थी। थोड़ा ठंडा हो गया है, पहले कुछ निवाले खा लो, बस इतना कि पेट खाली ना रहे। बाद में हम कुछ और अच्छा खाने चलेंगे। मैंने फूलों का गुलदस्ता जूजी को थमा दिया, फिर नाश्ता लिया और जल्दी से एक निवाला मुंह में डाल लिया। मैं तो भूख से मर रही हूं। खाते खाते मैंने जूजी का हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर सुन्नायांगी के पास से निकल गई। हम दोनों उसके आसपास से घूमते हुए बाहर की ओर बढ़ गए। सुन्नायांगी चुपचाप एक तरफ हट गई। उसने पीछे कदम रखा और हमारे लिए रास्ता छोड़ दिया। साथ ही उसने वह गरम नाश्ता जो वह मेरे लिए खरीद कर लाई थी अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। वह मुझे उतना ही समझती थी जितना खुद को। उसे पता था कि मैं डांस से पहले कभी नाश्ता नहीं करती, इसीलिए वह खास तौर पर मेरा पसंदीदा खाना खरीद कर लाई थी। लेकिन जैसे ही वह अंदर आई उसने देखा कि जूजी पहले से दरवाजे पर नाश्ता लिए खड़ी है। सुन नायांगी ने होठों के कोने खींचे और खुद पर व्यंग्य करती हुई मुस्कुरा दी। आखिरकार वह फिर से देर कर चुकी थी। वह बस हमें दूर जाते हुए देखती रह गई। काफी देर तक सुन नायांगी खुद को संभाल नहीं पाई। फिर अचानक फोन की घंटी बजी। उसकी खोई हुई चेतना वापस लौट आई। फोन के दूसरी तरफ उसके सहायक की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट सू, मुझे माफ कर दीजिए। मिस्टर लू फिर से गायब हो गए हैं? सुन नायांगी की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। क्या इस समय का लू शियाओ किसी पागल इंसान की तरह हो चुका था? कोई उससे कुछ भी कहता वह सुनने को तैयार नहीं होता और जिद पकड़कर हर बात का दोष मुझ पर मढ़ देता। और अब वह अचानक गायब हो गया था। सुन नायांगी की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ मौजूद सहायक भी अनायास कांप उठा। माफ कीजिए प्रेसिडेंट सू, मिस्टर लू ने कहा था कि आपने उन्हें फोन करके बुलाया है। उन्होंने मुझे कॉल हिस्ट्री भी दिखाई थी। मैं एक पल के लिए लापरवाह हो गई। सहायक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि लू शियाओ कॉल रिकॉर्ड तक नकली बना सकता है। उसने खुद जांच भी की थी। नंबर सचमुच सुन नायांगी का ही दिखाई दे रहा था। बस एक क्षण की असावधानी में उसने सुन नायांगी को दोबारा फोन करके पुष्टि नहीं की। बाद में मैं अपनी गलती की सजा खुद स्वीकार कर लूंगी, लेकिन अभी हमें पहले उन्हें ढूंढना होगा। आदेश देने के बाद सुन नायांगी दूर कहीं देखते हुए गहरी सोच में डूब गई। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ सामान्य था। लू शियाओ के भागने या कुछ करने का कोई संकेत नहीं मिला था। तो फिर उसने आज का ही दिन क्यों चुना? अचानक जैसे उसे कुछ याद आया। सुन नायांगी तेजी से ऑडिटोरियम से बाहर निकली और साथ ही अपना फोन निकालकर मुझे कॉल करने लगी। फोन बजता रहा, लेकिन मैंने कभी कॉल नहीं उठाई। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने सहायक को फोन किया और जूजी के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करने का आदेश दिया। जैसे ही वह अपनी कार तक पहुंची, तुरंत उसमें बैठ गई और स्कूल के गेट की ओर तेजी से निकल पड़ी। स्कूल के मुख्य द्वार के पास पहुंचते ही उसने मुझे और जूजी को देख लिया। हम दोनों अभी अभी स्कूल से बाहर निकले थे और सड़क पार करने की तैयारी कर रहे थे। सुन नायांगी ने कार रोकी और जल्दी से हमारी ओर दौड़ पड़ी, लेकिन उसी क्षण उसकी नजर दूर खड़ी एक परिचित कार पर गई। सड़क किनारे थोड़ी दूरी पर एक काली पनामेरा खड़ी थी। ड्राइवर ने बेसबॉल कैप पहन रखी थी, इसलिए चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सुन नायांगी तुरंत समझ गई कि वह लू शियाओ था, क्योंकि वह कार उसी की थी।
लूशियाओ ने वास्तव में उसकी चाबियां चुरा ली थीं। उसे वहां खड़ा देखकर, बिना कहीं गए लगातार मुझे और जूजी को घूरते हुए देखकर सुन नायांगी का दिल बैठ गया। वह और तेजी से हमारी तरफ दौड़ने लगी। उधर ट्रैफिक सिग्नल हरा होने ही वाला था। वह पूरी ताकत से चिल्लाई, शियान सावधान! पैदल चलने वालों के लिए हरी बत्ती जल गई। मैं और जूजी भीड़ के साथ सबसे पीछे चलते हुए सड़क पार कर रहे थे। उसी समय लूशियाओ ने कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से हमारी ओर बढ़ा दी। मैं और जूजी बातचीत में इतने मशगूल थे कि हमें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। हमने सड़क की ओर भी ध्यान नहीं दिया। सुन, नायांगी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने कुछ सोचे बिना हमारी ओर छलांग लगा दी। जिस क्षण कार मुझे और जूजी को टक्कर मारने वाली थी, सुन नायांगी ने पूरी ताकत से हमें धक्का दे दिया। मैं और जूजी जमीन पर गिर पड़े, लेकिन सुन नायांगी खुद कार की टक्कर से हवा में उछल गई। अगले ही पल चारों तरफ खून फैल गया। मेरी चीख उसी समय गूंजी जब कार के अंदर से लूशियाओ की भयावह चीख भी सुनाई दी। जूजी, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ! मैं भागकर सुन नायांगी के पास पहुंची। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब मैंने उसके चेहरे को छुआ। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गई और बार बार उसका नाम पुकारने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जूजी ने आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। इसके बाद उसने देखा कि लूशियाओ कार लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। वह बिजली की तरह आगे बढ़ी। एक ही लात में उसने कार का शीशा तोड़ दिया, फिर लूशियाओ को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसके दोनों हाथ पीछे मोड़कर उसे कार से दबा दिया ताकि वह भाग न सके। आसपास लोगों की भीड़ जमा होने लगी। यह अचानक हुआ हादसा सभी के लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था। कई लोग भयभीत हो गए थे। कुछ दयालु राहगीरों ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण में आने लगी, आसपास की चर्चाएं तेज होती गईं। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या यह हत्या की कोशिश थी? क्या ये लोग हमारे स्कूल के हैं? वो तो शियान और सुन नायांगी लग रहे हैं। आखिर यह सब स्कूल के मुख्य द्वार पर हुआ था और सुन नायांगी पूरे कैंपस में जानी पहचानी शख्सियत थी, इसलिए कई लोगों ने उन्हें पहचान लिया। हे भगवान, कार चलाने वाला तो लूशियाओ है। सुन नायांगी और शियान बचपन के साथी थे। लूशियाओ तो बीच में आने वाला इंसान था। वह तीसरा व्यक्ति भी नहीं कहलाता। वह 4 साल तक पागलों की तरह सुन नायांगी का पीछा करता रहा, लेकिन उसने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। आसपास की बातें लूशियाओ के कानों तक पहुंच रही थीं। अचानक वह जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि आसपास खड़े लोग पीछे हट गए। हा हा हा, मैं शियान को मारना चाहता था। यह सुनकर पास खड़ी जूजी का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी नाराजगी भर गई। लूशियाओ चीख रहा था, मैं उससे कभी जीत क्यों नहीं पाता? क्यों? आखिर क्यों? उसी समय एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। मेडिकल स्टाफ तुरंत बाहर निकला। उन्होंने सुन नायांगी की जांच की और उसे ऑक्सीजन दी। फिर बेहद सावधानी से उसे स्ट्रेचर पर लिटाया गया। दूसरी ओर लूशियाओ अब भी झर उगल रहा था। मैं चाहता हूं कि शियान सब कुछ खो दे। मैं चाहता हूं कि उसकी मौत बहुत बुरी तरह हो। यह सुनते ही डॉक्टरों की मदद कर रही मैं अचानक उसकी ओर बढ़ी और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। सुन लो लूशियाओ, तुम्हें अब कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं सू परिवार के साथ मिलकर तुम्हें जेल भेजूंगी और तुम जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाओगे। इतना कहकर मैंने उसके बाल पकड़ लिए। मैंने उसका सिर ऊपर उठाकर मजबूर किया कि वह मेरी ओर देखे। उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मैं दहाड़ती हुई बोली, मैं अपनी हर बात पूरी तरह गंभीरता से कह रही हूं। लूशियाओ ने तुरंत नजरें फेर लीं। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं, जो हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य रही थी, ऐसा रूप भी दिखा सकती हूं। उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। मैं एम्बुलेंस में बैठकर सुन नायांगी के साथ अस्पताल चली गई, जबकि जूजी पुलिस की गाड़ी में बैठकर बयान देने थाने चली गई। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस जब अस्पताल की ओर तेजी से दौड़ी, तभी मुझे लगा जैसे मैं होश में वापस लौटी हूं। मैंने सुन नायांगी का हाथ कसकर पकड़ लिया। गले में आंसू अटक गए थे। कांपती आवाज में मैं बोली, नायांगी, तुम्हें ठीक होना होगा। तुम्हें यह लड़ाई जीतनी होगी। आपातकालीन इलाज के बाद आखिरकार सुन नायांगी की जान बच गई। वह खतरे से बाहर थी, लेकिन जब कार ने उसे टक्कर मारी थी, तब लूशियाओ ने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबा रखा था। उसका इरादा सचमुच मुझे मार डालने का था, इसलिए कार की रफ्तार बेहद तेज थी। और जब सुन नायांगी मेरी ओर दौड़ी थी, तब उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे बचाना। उसने खुद को बचाने या टक्कर से हटने की जरा भी कोशिश नहीं की। इसलिए सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे और अस्पताल पहुंच चुके सू परिवार के लोगों को बताया कि सुन नायांगी की रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंचा है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है
कि वह शायद कभी पूरी तरह ठीक न हो सके। डॉक्टर की बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं मुश्किल से खड़ी रह पाई। मेरा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। पिछले जीवन में जो यातना मैंने झेली थी, मुझे लगा था कि इस जन्म में मैं उससे बच निकली हूं। लेकिन अब समझ आया कि सुन नायांगी ने बस मेरी जगह वह सब अपने ऊपर ले लिया था। सुन नायांगी की मां शियाओ जिंगहुआ यह सुनकर लगभग बेहोश हो गईं। वह लड़खड़ाकर पिता सू के सहारे गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। हमारी नायांगी अभी सिर्फ 20 साल की है, अब हम क्या करें? आखिर यह सब कैसे हो गया? सुन नायांगी की बड़ी बहन सू चिंगयान ने गंभीर स्वर में पूछा। लू शियाओ ने अचानक नायांगी पर गाड़ी क्यों चढ़ा दी? मेरा गला भर आया था। कांपती आवाज में मैंने कहा, वह मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। जिस व्यक्ति को लू शियाओ मारना चाहता था वह मैं थी। सू चिंगयान कुछ देर चुप खड़ी रहीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छी तरह जानती थीं। वह मूर्ख लड़की, अगर मुझे जरा सी चोट लगती तो उसे खुद घायल होने से 100 गुना ज्यादा दर्द होता। उन्हें आज भी वह दिन याद था, करीब 6 महीने पहले का। अचानक सुन नायांगी ने उन्हें फोन किया था और लू शियाओ के बारे में जानकारी जुटाने को कहा था। उस समय तक लू शियाओ उनकी जिंदगी में आया भी नहीं था। फिर भी नायांगी एक अजनबी आदमी की जांच करवाना चाहती थी। सू चिंगयान को उस समय बहुत हैरानी हुई थी। उन्होंने तो यहां तक सोचा था कि शायद उनकी बहन किसी और को पसंद करने लगी है। लेकिन उस मूर्ख लड़की ने क्या कहा था? उसने पूरी गंभीरता से कहा था, दीदी, मैंने सपना देखा है कि लू शियाओ नाम का एक आदमी जल्द ही शियान को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि वह मुझे पसंद करेगा। सू चिंगयान को यह कारण बिल्कुल अविश्वसनीय लगा था। वह ऐसी बात पर लोगों और संसाधनों की बर्बादी नहीं करना चाहती थीं। लेकिन सुन नायांगी ने जिद की थी, दीदी, मुझे पता है शायद मैं जरूरत से ज्यादा चिंता कर रही हूं, लेकिन अगर 1% भी संभावना है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि शियान किसी खतरे में पड़े। आखिरकार उसकी जिद के आगे सू चिंगयान मान गई और उसकी मदद की। जांच करने पर सचमुच लू शियाओ नाम का व्यक्ति मौजूद निकला। बाद में सुन नायांगी ने गुप्त रूप से लोगों को उस पर नजर रखने के लिए लगा दिया। और कुछ ही समय बाद लू शियाओ वास्तव में सुन नायांगी का पागलों की तरह पीछा करने लगा। उस दिन से सुन नायांगी की चिंता मेरे लिए और बढ़ गई। जब लू शियाओ ने पहली बार मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी, तब सुन नायांगी ने उसे कैद करवा दिया था। उसकी बड़ी बहन ने भी बार बार लोगों को भेजकर मदद की थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जेल में बंद आदमी भी भाग निकलने में सफल हो जाएगा और फिर लगभग मुझे मार ही डालेगा। अब मुझे बेकाबू होकर रोते हुए देखकर सू चिंगयान को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वह किसी को दोष नहीं दे सकती थी, लेकिन अपनी मूर्ख छोटी बहन के लिए उनका दिल टूट रहा था। आखिरकार उन्होंने मुझे दोष देने का विचार भी छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि मेरे कपड़ों पर हर जगह खून लगा हुआ था। फिर पूछा, क्या तुम घायल हो? क्या तुम्हें भी इलाज की जरूरत है? मैंने सिर हिलाया, नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बस। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं सीधे पीछे की ओर गिर पड़ी। सौभाग्य से सू चिंगयान ने तुरंत मुझे पकड़ लिया। क्या हुआ? जब मेरी आंख खुली तब मैं अस्पताल के कमरे में थी। मेरे बिस्तर के पास शियाओ जिंगहुआ खड़ी थीं। उन्होंने धीरे से कहा, शियान, तुम्हारा ब्लड शुगर बहुत कम हो गया था। अभी तुम्हें पोषक द्रव्य चढ़ाया जा रहा है। बाद में तुम मेरे साथ नायांगी से मिलने चल सकती हो। जैसे ही मैंने नायांगी का नाम सुना, मैं तुरंत उनकी ओर देखने लगी। मेरी आंखें लाल हो गईं, आवाज भी भर्रा गई। शियाओ जिंगहुआ की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा, नायांगी भी ठीक होगी और तुम भी। पहले ड्रिप पूरी होने दो, फिर कुछ खा लेना, उसके बाद हम दोनों साथ में उससे मिलने चलेंगे। मैंने हल्के से सिर हिलाया और फिर वापस लेट गई। शियाओ जिंगहुआ का दिल टूट रहा था। ये दोनों बच्चे तो शादी करने वाले थे। दोनों परिवार पहले ही शादी की तारीख तय कर चुके थे। बस उनके ग्रेजुएट होने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन केवल 6 महीनों में दोनों ने इतनी कठिनाइयां झेल ली थीं। और सू चिंगयान बड़ी बहन होने के बावजूद इतने सारे हादसों के बाद भी वह अपनी छोटी बहन की मदद करती रहीं और परिवार से सब कुछ छिपाती रहीं। एक बच्ची अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी, दूसरी दुख में डूबी हुई थी। यह सब देखकर शियाओ जिंगहुआ के दिल में कड़वाहट उमड़ती चली गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी, क्या लू शियाओ नाम का वह आदमी तब तक चैन से नहीं बैठ सकता था जब तक इन दोनों बच्चों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद न कर दे। उधर बयान दर्ज करवाने के बाद जूजी भी जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। तभी उसे पता चला कि मैं बेहोश हो गई थी। जब वह मुझसे मिलने आई तब कमरे में केवल एक नर्स मौजूद थी जो मुझे ड्रिप लगा रही थी। मेरे होश में आने से पहले वह नीचे जाकर मेरे लिए कुछ खाने का सामान खरीद लाई थी।
लेकिन वापस लौटने पर उसने देखा कि कोई और पहले ही खाना लेकर आ चुका था। हाथ में पकड़ा नाश्ता नीचे रखते हुए झूजी ने शियाओ जिंगहुआ को नमस्ते की। नमस्ते आंटी। शियाओ जिंगहुआ ने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा और पूछा, तुम? फिर उन्होंने स्वयं परिचय दिया, मैं सुन नायांगी की मां हूं और शियान की आंटी। मेरा उपनाम शियाओ है। क्या तुम शियान की सहपाठी हो? जूजी मुस्कुराई। शियाओ जिंगहुआ जिस तरह उसे देख रही थीं, उससे वह समझ गई कि उनके मन में क्या चल रहा है। वह विनम्रता से बोली, नमस्ते आंटी, मैं शियान के ही स्कूल में पढ़ती हूं। मेरा नाम जूजी है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। शियाओ जिंगहुआ ने हल्का सा सिर हिलाया। तो तुम लोग बात करो। मैं बाहर जा रही हूं। मैं नायांगी को देखने जा रही हूं। इतना कहकर शियाओ जिंगहुआ ने प्यार से एक बार फिर मेरे पीले पड़े चेहरे को सहलाया। शियान, कुछ खा लेना। ड्रिप खत्म होने के बाद वहां आ जाना। आंटी पहले जा रही हैं। मैंने लाल आंखों से सिर हिलाया। ड्रिप खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। लगभग 1 घंटे बाद जब जूजी मुझे सहारा देकर वहां ले गई, तब तक बाकी सभी लोग जा चुके थे। कमरे में केवल सुन नायांगी की मां और उसकी बड़ी बहन मौजूद थीं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। सू चिंगयान एक तरफ हट गईं और सुन नायांगी के बिस्तर के पास वाली जगह मुझे दे दी। शियान, इधर आओ। नायांगी से बात करो। सुन नायांगी अभी तक पूरी तरह होश में नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा था, हो सकता है एनेस्थीसिया का असर अभी पूरी तरह खत्म न हुआ हो, लेकिन उसे आसपास की बातें सुनाई देनी चाहिए। आप जो भी उससे कहेंगे वह सुन सकेगी। मैं धीरे धीरे बिस्तर के पास गई और सुन नायांगी का हाथ थाम लिया। मैं खाली नजरों से उसे देखती रही। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, चारों तरफ तरह तरह की मशीनों और उपकरणों से घिरी हुई। नायांगी, उठ जाओ, ठीक है? तुमने मुझसे वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद हम साथ घूमने जाएंगे। हम अभी तक कहीं गए भी नहीं हैं। कुछ समय पहले मैं सचमुच तुमसे नाराज थी। कुछ बातें थीं जिन्हें मैं माफ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं सब समझ गई हूं। बस तुम ठीक हो जाओ, फिर हम उन बातों की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है? कमरे के भीतर सू चिंगयान अपनी मां के पास गईं और उन्हें धीरे से सहारा देकर सांत्वना देने लगीं। जूजी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसे महसूस हुआ कि इस समय वहां उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जूजी ने खुद पर हल्की सी हंसी उड़ाते हुए सोचा, शियान, मुझे तो अपने दिल की बात कहने का मौका भी नहीं मिला। उसने धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी। फिर वह धीरे धीरे अस्पताल से बाहर चली गई। बाहर मौसम बेहद सुहावना था। धूप चमक रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, चलो कुछ स्वादिष्ट खाया जाए, मेरे उस पहले प्यार की याद में जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। उधर अस्पताल के कमरे में मुझे अचानक एक बेहद हल्की सी आवाज सुनाई दी। इतनी हल्की कि मानो वह वास्तव में थी ही नहीं। मैंने तुरंत सिर उठाकर देखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि सुन नायांगी मुझे देख रही थी। ऑक्सीजन मास्क के पीछे उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन 2 शब्द बोलने के बाद ही उसकी आवाज साथ छोड़ गई। मैं घबराकर तुरंत खड़ी हो गई। मत बोलो नायांगी, अभी कुछ मत बोलो, मैं यहीं हूं, हम बाद में आराम से बात करेंगे। इतना कहकर मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी बिस्तर के किनारे लटका उसका हाथ अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं सिर्फ डॉक्टर को बुलाने जा रही हूं। तभी सू चिंगयान को भी स्थिति समझ में आई। उन्होंने तुरंत कहा, शियान, तुम नायांगी के पास रहो, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूं। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं फिर बैठ गई। मैं घबराई हुई आवाज में बार बार पूछने लगी, नायांगी, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? कहीं असहज तो महसूस नहीं कर रही? लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी बात पर शर्म आई। मैं कितनी बेवकूफ थी। इतनी बड़ी चोट के बाद उसे दर्द कैसे नहीं होगा? उसका पूरा शरीर ही दर्द से टूट रहा होगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बार बार कहती रही, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी वजह से हुआ है। सुन नायांगी ने बहुत धीरे से सिर हिलाया। काफी कोशिश करने के बाद वह मुश्किल से बोल पाई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बुरी तरह कस गया। शायद सच में कभी कभी इंसान को किसी अपने को लगभग खो देने के बाद ही समझ आता है कि वह उससे कितना प्यार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसकी जांच पूरी की। शियाओ जिंगहुआ और सू चिंगयान दोनों चिंतित होकर पूछ बैठी, मुन, नाउ बुलाओ बैठ। डॉक्टर, वह कैसी है? सुन नायांगी का डॉक्टर एक मध्यम आयु का व्यक्ति था। उसकी शांत और स्थिर आवाज लोगों को भरोसा दिलाती थी। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन सफल रहा है। जहां तक रीढ़ की चोट का सवाल है, उसकी स्थिति आगे की रिकवरी पर निर्भर करेगी, लेकिन दुर्घटना में उसके कुछ आंतरिक अंगों को भी नुकसान पहुंचा है, इसलिए हमें ऑपरेशन के बाद होने वाले किसी संक्रमण पर भी नजर रखनी होगी। कुछ देर बाद सू चिंगयान अपनी मां
और मुझे कमरे में छोड़कर डॉक्टर के साथ बाहर चली गईं। वार्ड का दरवाजा बंद करने के बाद उन्होंने आखिर वह सवाल पूछ ही लिया जो उनके दिल में था। डॉक्टर, क्या उसकी टांगों के ठीक होने की कोई संभावना है? डॉक्टर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण सोचने के बाद बोले, उम्मीद अभी भी है। मैंने अभी उसकी जांच की है। उसकी मूल तंत्रिका प्रतिक्रियाएं अब भी मौजूद हैं। लेकिन आगे क्या होगा यह उसकी रिकवरी पर निर्भर करेगा। यह सुनकर सू चिंगयान ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी डॉक्टर का स्वर थोड़ा बदल गया। हालांकि पुनर्वास उपचार के बाद भी उसके पूरी तरह ठीक होने की संभावना कम हो सकती है और संभव है कि उसकी चलने फिरने की क्षमता कभी सामान्य व्यक्ति जैसी न हो पाए। जो भौहें अभी अभी ढीली हुई थीं, वे फिर सिकुड़ गईं। सू चिंगयान ने मन ही मन गहरी सांस ली। कम से कम उसकी बहन जिंदा तो थी। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आगे उसे बहुत प्रोत्साहन और भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। उम्मीद मत छोड़िए। यह कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। लेकिन सू चिंगयान कुछ देर तक कमरे के बाहर ही खड़ी रहीं। उन्हें अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनकी छोटी बहन हमेशा से आत्मसम्मानी और मजबूत स्वभाव की रही थी। अगर उसे पता चला कि शायद वह जीवन भर पूरी तरह सामान्य न हो पाए, तो कौन जानता था कि वह इसे कैसे स्वीकार करेगी। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोलकर अंदर चली गईं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे जितना टालो, कहना ही पड़ता है। उन्हें विश्वास था कि उनकी बहन भी मजबूत इंसान है। उन्होंने बहुत सावधानी से डॉक्टर की बात सुन नायांगी तक पहुंचा दी, लेकिन जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। सुन नायांगी केवल हल्के से मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर सू चिंगयान और चिंतित हो गईं। उन्हें लगा कि कहीं उसने उम्मीद तो नहीं छोड़ दी। उन्होंने तुरंत समझाया, नायांगी, हार मत मानो। ठीक से इलाज करवाओ। कम से कम तुम सामान्य रूप से चल तो सकोगी। शियाओ जिंग हुआ भी चिंता से भर उठी। सुन नायांगी की आवाज अभी भी बहुत कमजोर थी। वह धीरे धीरे बोल रही थी, लेकिन उसके शब्दों में अडिग दृढ़ता थी। माँ, दीदी, मैंने हार नहीं मानी है। बस मुझे लगता है कि आज भी मैं आप सबके साथ हूं। और शियान भी मेरे पास है। मेरे लिए यही पहले से बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। इतना कहने के बाद, ये कहने के बाद उसने मेरी ओर देखा और धीरे से मेरा हाथ दबाया। और शियान भी अभी मेरे साथ है। जब वह मुझे बचाने के लिए दौड़कर आई थी और मुझे धक्का देकर खतरे से दूर किया था, उस पल सुन नायांगी को लगा था कि अगर उसकी जिंदगी वहीं खत्म भी हो जाए तो शायद वह कोई बुरी बात नहीं होगी। शायद उसके दोबारा जन्म लेने का अर्थ ही यही था। पिछले जीवन में उसने शियान का बहुत बड़ा कर्ज अपने ऊपर ले लिया था, इतना बड़ा कि वह उसे कभी चुका नहीं सकती थी। अगर इस बार वह मुझे बचा सकती थी तो उसके दिल को आखिरकार सुकून मिल जाता। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह जीवित भी बच जाएगी और फिर से अपने शियान को देख सकेगी, यहां तक कि शियान के प्यार को भी महसूस कर पाएगी। उसे पहले ही लग रहा था कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली इंसान है। ऐसे में वह आसमान से और क्या मांग सकती थी। इसके अलावा जब पिछले जीवन में शियान की दोनों टांगें काटनी पड़ी थीं, तब भी उसने बहादुरी से जीना जारी रखा था और उसके साथ बना रहा था। बाद में गलती तो सुन नायांगी ने की थी। उसी की वजह से शियान हमेशा के लिए उससे दूर चला गया था। इसीलिए अब जब तक वह जिंदा रहकर शियान के साथ रह सकती है तो फिर पूरी तरह स्वस्थ न हो पाने से क्या फर्क पड़ता है। यह तो पहले ही स्वर्ग की बहुत बड़ी कृपा थी। बेशक वह पूरी मेहनत से इलाज करवाएगी, पुनर्वास प्रशिक्षण भी करेगी। उसकी बस एक ही इच्छा थी कि वह शियान का बेहतर साथ दे सके। अपनी चिंता में डूबे उन 3 लोगों को देखकर सुन नायांगी ने कुछ नहीं कहा। समय धीरे धीरे उसके घाव भी भरेगा और समय ही उन्हें उसकी दृढ़ता भी दिखा देगा। हालांकि सुन नायांगी होश में आ चुकी थी, लेकिन मेरा लू शियाओ को छोड़ देने का कोई इरादा नहीं था। उसने बार बार मुझे नुकसान पहुंचाया था और इस भयानक कार्य दुर्घटना के बाद भी उसके भीतर जरा सा पछतावा नहीं था। जब मैंने कहा था कि मैं उसे जेल में सड़ने पर मजबूर कर दूंगी, तब मैं सचमुच उससे बदला लेने का निश्चय कर चुकी थी। बस मुझे यह नहीं पता था कि सुन नायांगी क्या सोच रही थी। भले ही इस समय वह शायद अभी तक लू शियाओ से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन मैं अपने पिछले जीवन की बातें भूल नहीं पा रही थी। मैं यह भी नहीं भूल सकती थी कि उसने लू शियाओ के लिए क्या क्या किया था। यहां तक कि उस स्टेज दुर्घटना वाले दिन जब मैं घायल होकर वहीं पड़ी थी, तब भी वह मुझे छोड़कर लू शियाओ के पीछे भाग गई थी। यह सोचते ही मेरे सीने में दर्द उठने लगा। क्या होगा अगर वह अब भी लू शियाओ से प्यार करती हो? जितना ज्यादा मैं सोचती, उतना ही पिछले जीवन का दर्द और दुख फिर से मेरे ऊपर टूट पड़ता। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। मैंने सुन नायांगी की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। सुन नायांगी ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? दुर्घटना को लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे।
मैं हर दिन उसके पास आती थी। उसे स्कूल की बातें सुनाती थीं, उसके लिए स्वादिष्ट खाना लाती थी, लेकिन मैंने कभी अचानक इतना उदास व्यवहार नहीं किया था। जब सुन नायांगी ने मुझे पुकारा तब मैंने उसकी ओर देखा। मैं बस यह स्वीकार नहीं कर पा रही हूं कि तुम्हारी यह हालत हो गई है, और यह सब लू शियाओ की वजह से हुआ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहती। सुन नायांगी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर उसे धीरे धीरे थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो शियान, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बहन भी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन मैं अब भी लू शियाओ की हरकतों को समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं उससे खुद पूछूंगी कि आखिर वह यह सब क्यों कर रहा है। अगली सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मैंने लू शियाओ से मिलने के लिए आवेदन भरा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि उसने मुलाकात से इनकार कर दिया है। जब अधिकारी मुड़कर जाने लगी तो मैंने उसे रोक लिया। ऑफिसर, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्या उसने कोई वजह बताई? मुझे लगा था कि शायद कोई जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अधिकारी रुक गई। वह युवा महिला पुलिसकर्मी कुछ पल सोचती रही, फिर उसने कई सेकंड तक मुझे देखा और बोली, खैर, उसे अभी तक कुछ पता नहीं है। यह वाक्य सुनते ही मैं स्तब्ध रह गई। मेरे चेहरे पर उलझन छा गई, लेकिन अगले ही पल मुझे अचानक कुछ समझ आया। मैंने हैरानी से उस महिला की ओर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर लगभग चिल्ला उठी, आपने अभी क्या कहा? मेरी प्रतिक्रिया से वह पुलिसकर्मी भी घबरा गई। उसने उलझन में सिर खुजलाया और दोबारा वही बात दोहराई, खैर, उसे अभी तक कुछ पता नहीं है। उसी क्षण मुझे उन शब्दों का असली अर्थ समझ आ गया। तो यह वजह थी, यही कारण था कि लू शियाओ मुझसे इतनी नफरत करता था। मैंने तुरंत संयत होकर अधिकारी से विनम्रता से कहा, क्या आप मेरी एक मदद कर सकती हैं? कृपया उससे एक बार और पूछिए। मैं एक पर्ची लिखती हूं, बस उसे यह दिखा दीजिए, वह मुझे मिलने की अनुमति दे देगा। कृपया। मैंने पूरी ईमानदारी से अनुरोध किया। पुलिसकर्मी मेरे आग्रह को ठुकरा नहीं सकी और मान गई। मैंने तुरंत अपने बैग से कागज और पेन निकाला, उस पर एक वाक्य लिखा, फिर वह पर्ची अधिकारी को दे दी और उसे अंदर पहुंचाने के लिए कहा। जैसा मैंने सोचा था, लू शियाओ मुलाकात के लिए तैयार हो गया। कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। बीच में मोटा शीशा लगा हुआ था। लू शियाओ मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। शियान, उस वाक्य का क्या मतलब था? मैंने उसे तिरस्कार से देखा, उसकी नफरत और उन्माद को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। लू शियाओ को मेरी यही बात सबसे ज्यादा नापसंद थी। मेरे चेहरे पर हमेशा एक उदासीन भाव रहता था, मानो मुझे किसी चीज की परवाह ही न हो, जबकि उसकी नजर में मैं हमेशा एक दयनीय और बेबस इंसान होने का नाटक करती थी। और इसी वजह से सुन नायांगी बार बार मेरे लिए खुद को खतरे में डाल देती थी। जब काफी देर तक उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वह और ज्यादा चिढ़ गया। उसकी आवाज गुस्से से भर उठी। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, उसका क्या मतलब था? क्या मतलब है तुम्हारा? जब मैंने उसके उस तथाकथित सफेद चांद को अपंग बना दिया था, तब उसने मुझे कैद कर दिया। मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी निगाहों से देखा। मेरी आवाज उससे भी अधिक ठंडी थी। और क्या मतलब हो सकता है? जो लिखा है उसका वही मतलब है। लू शियाओ की आंखें संदेह से भर गईं। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट की झलक दिखाई दी। असंभव। तुमने यह कैसे देखा? तुम आखिर हो कौन? उसकी बात सुनकर मैं सिर पीछे झुकाकर हंस पड़ी, लेकिन जैसे ही मेरी हंसी थमी, मेरे चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। जो चेहरा अभी तक शांत था, अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मेरा चेहरा, जो अभी तक बर्फ की तरह ठंडा था, अचानक गुस्से से भर उठा। मैं शीशे की खिड़की के बिल्कुल पास झुक गई, इतनी करीब कि हमारी नजरें सीधे टकरा रही थीं। मैंने उसकी आंखों में घूरते हुए तीखे स्वर में कहा, मैं कौन हूं? तो सुनो लू शियाओ, मैं वही शियान हूं जिसे तुमने पिछले जन्म में मार डाला था, और मैं वापस आई हूं तुम्हारी जिंदगी का हिसाब लेने। मेरी बात सुनते ही लू शियाओ भय से पीछे हट गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल वह पागलों की तरह चीखने लगा। उसकी चीखें सुनकर जेल के पहरेदार तुरंत दौड़ते हुए अंदर आ गए। उन्होंने लू शियाओ को पकड़कर काबू किया और फिर शीशे के पार मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। अचानक न जाने उसे क्या हो गया, लेकिन लू शियाओ अब भी चीखता जा रहा था। पहरेदारों ने भौहें सिकोड़ लीं और उसे पकड़कर मुलाकात कक्ष से बाहर ले गए। उनमें से किसी ने भी यह नहीं देखा कि जैसे ही वे मुड़े, मेरे चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। मैं अंधेरी निगाहों से उसे दूर जाते हुए देखती रही। ऐसा लग रहा था मानो उसे मार देना भी मेरे भीतर की नफरत को शांत नहीं कर पाएगा। अब मैं आखिर समझ गई थी कि लू शियाओ मुझसे इतनी नफरत क्यों करता था। दरअसल वह जितनी ज्यादा मुझसे नफरत करता था, उतना ही यह साबित होता था कि पिछले जीवन में भी वह सुन नायांगी का प्यार कभी हासिल नहीं कर पाया था। मेरी मृत्यु के बाद क्या हुआ था, यह मुझे नहीं पता, लेकिन लू शियाओ के व्यवहार से मैं बहुत सी बातें समझ सकती थी।
सबसे पहली बात, मेरे मरने के बाद सुन नायांगी कभी लू शियाओ के साथ नहीं रही। असल में जब मैंने इमारत से छलांग लगाने का फैसला किया था, तभी मुझे इसका एहसास हो गया था। भले ही उस समय सुन नायांगी के मन में लू शियाओ के लिए कुछ भावनाएं रही हों, लेकिन मेरे लिए उसका स्थान फिर भी अलग था। मैंने जानबूझकर वही रास्ता चुना था। मैं उनसे नफरत करती थी, इसलिए मैंने ऐसा तरीका चुना जिससे सुन नायांगी को जीवन भर पीड़ा मिले। मैं जानती थी कि मेरी मौत का बोझ उसे पूरी जिंदगी सताएगा। दूसरी बात, मुझे लगभग पूरा यकीन था कि पिछले जीवन में लू शियाओ का अंत बहुत दुखद हुआ था और सुन नायांगी कभी उसके साथ नहीं रही। वरना अगर वह भी मेरी तरह पुनर्जन्म लेकर लौटा था और मेरी मौत के बाद सचमुच सुन नायांगी उसके साथ रही होती, तो वह मुझसे मिलते ही घमंड से भर जाता। वह मुझे दिखाता कि आखिरकार उसे सुन नायांगी का साथ पूरी जिंदगी के लिए मिल गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब उसने मेरा लिखा हुआ नोट देखा और मुझसे दोबारा मिला, तो उसकी आंखों में हैरानी थी, डर था, उलझन थी, नफरत थी, ईर्ष्या थी, लेकिन गर्व का एक भी निशान नहीं था। मैं उसके उस दयनीय हाल पर हंसना चाहती थी। उसने प्यार पाने के लिए हर संभव तरीका अपनाया था, हर कीमत चुकाने को तैयार था, लेकिन अंत में उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि दूसरी जिंदगी मिलने के बाद भी वह कुछ नहीं समझ पाया। उसके पास एक बेहतर और सुंदर जीवन जीने का अवसर था, लेकिन अपने जुनून और आसक्ति के कारण उसने बार बार दूसरों को चोट पहुंचाई और अंततः खुद को अपराधी बना लिया। फिर भी मैं हंस नहीं पाई, उल्टा मेरी आंखों में आंसू आने लगे। पिछले जीवन में मैंने सुन नायांगी को अपने पास बनाए रखने के लिए अपनी मौत का सहारा लिया था। तो फिर मेरे और लू शियाओ में फर्क ही क्या था? पुनर्जन्म के बाद मैंने कभी उन दो लोगों से बदला लेने की कोशिश नहीं की जिनकी वजह से मेरी मौत हुई थी। फिर भी बार बार मुझे ही नुकसान पहुंचा। आखिर मेरी गलती क्या थी? मुझे क्यों बार बार किसी ऐसे इंसान के गुस्से और नफरत का शिकार होना पड़ा जिससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं था? क्यों बार बार मुझे खतरे में धकेला गया? और क्यों सुन नायांगी, जो इस जीवन में अभी तक पूरी सच्चाई भी नहीं जानती थी, मेरे लिए अपनी जान तक दांव पर लगा बैठी? ये सारी पीड़ा, ये सारी त्रासदी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लू शियाओ उस प्यार को हासिल नहीं कर पाया था जिसकी उसे चाह थी। क्यों इतने लोगों को उसकी ईर्ष्या और नफरत की कीमत चुकानी पड़ी? और सबसे बड़ी बात, वह अब भी पछताने को तैयार नहीं था। मैं उस दिन अस्पताल वापस नहीं गई, मैं सीधे घर लौट आई। कुछ समय के लिए मैं सुन नायांगी का सामना नहीं कर पा रही थी और न ही खुद का। जब भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई सुन नायांगी की तस्वीर मेरे सामने आती, मेरा दिल कसकर दुखने लगता। इतनी अद्भुत लड़की, और अब वह उस बिस्तर पर पड़ी थी, हिल तक नहीं सकती थी। शायद मुझे उसे सब सच बता देना चाहिए। अगले दिन मेरी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही अस्पताल पहुंच गई। शियान, तुम आ गई। मुझे देखते ही सुन नायांगी मुस्कुरा उठी और मुझे अपने पास बैठने के लिए बुलाया। मैं चुपचाप जाकर बैठ गई, लेकिन मेरा सिर झुका हुआ था। मेरे मन में अनगिनत चिंताएं चल रही थीं। सुन, नायांगी ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने पूछा, शियान, क्या बात है? कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने सिर उठाया, फिर गंभीरता से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नायांगी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मेरे चेहरे की गंभीरता देखकर सुन नायांगी भी गंभीर हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। कहो। उसी समय शियाओ जिंग हुआ, नाश्ते का सामान समेटकर खड़ी हो गई। तुम दोनों बात करो, मुझे कंपनी के कुछ काम देखने हैं। इतना कहकर उन्होंने अपना बैग उठाया, कमरे से बाहर निकल गईं और जाते जाते समझदारी से दरवाजा भी बंद कर दिया। सुन नायांगी ने मेरी ओर देखा। अब बताओ शियान, ऐसी कौन सी बात है जो इतनी गंभीर है? मैं कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनानी शुरू की। मैंने उसे अपने पिछले जीवन के अनुभवों के बारे में बताया और यह भी बताया कि मैं अचानक इतनी बदल क्यों गई थी। जब मैंने उसे उस दिन की बात बताई जिस दिन मैंने छत से छलांग लगाई थी, तो सुन नायांगी ने आंखें बंद कर लीं। आंसू उसके चेहरे पर लगातार बहने लगे। उसका शरीर कांप रहा था। वह टूटी हुई आवाज में बोली, बस करो, कृपया और मत कहो शियान। लेकिन मैंने सिर हिला दिया। नायांगी, मुझे पूरी बात कह लेने दो। फिर मैं आगे बोलती रही। मैंने उसे लू शियाओ के बारे में भी सब कुछ बताया और मन ही मन में सोच रही थी कि सुन नायांगी की प्रतिक्रिया क्या होगी। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी बातें सुनकर सुन नायांगी स्तब्ध रह जाएगी, पछतावे से भर उठेगी। लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत सुन नायांगी ने धीरे से कहा, शियान, जो कुछ तुम कह रही हो वह सब मैं पहले से जानती हूं। मैं अवाक रह गई। कमरे में लंबी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद मैंने मुश्किल से कहा, कोई बात नहीं। नायांगी, जो कहना चाहती हो कह दो। लेकिन सुन नायांगी ने तुरंत जवाब नहीं दिया।
वह बस उदास निगाहों से मुझे देखती रही। मैंने उसे कई बार पुकारा, तब जाकर उसने मेरी ओर देखा। आखिरकार उसने सच बताने का फैसला कर लिया। वह जानती थी कि यह सुनने के बाद मैं उसके साथ रहूंगी या उसे छोड़ दूंगी। यह निर्णय लेने का अधिकार मेरा था। सुन नायांगी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। शियान, मुझे माफ कर दो। बहुत सी बातें थीं जो मैंने तुमसे छिपा कर रखीं। मैं हमेशा डरती रही कि अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी। इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन अब मैं समझ गई हूं। देर सवेर तुम्हें सब पता चल ही जाता। उसने गहरी सांस ली, फिर मेरी आंखों में देखते हुए कहा, असल में मैं वही सुन नायांगी हूं। वही नायांगी जिसने तुम्हारा दर्द देखा था, ये तुम्हारी मौत को अपनी आंखों से देखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उससे भी कहीं ज्यादा कुछ झेला है। मेरी भौहें सिकुड़ गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुन नायांगी ने धीरे धीरे मुझे वह सब बताना शुरू किया जो मेरी मौत के बाद पिछले जीवन में हुआ था। हमारे माता पिता का टूट जाना, उसका मानसिक रूप से बिखर जाना, लू शियाओ का पागलपन, और अंत में उसकी अपनी मौत। उसकी बातें सुनते सुनते मैं अनायास पीछे हट गई। मैं हमेशा सोचती रही थी कि उस कहानी की अकेली पीड़ित मैं थी। लेकिन अब मुझे समझ आया, वास्तव में कोई भी निर्दोष नहीं था। आखिरकार सारी घटनाएं घूम फिरकर फिर हम तीनों के पास ही लौट आई थीं। मैंने कभी गलत व्यक्ति से नफरत नहीं की थी, लेकिन यह जानकर भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। मैं थक चुकी थी, बेहद थक चुकी थी। आखिर क्यों? इतना सब होने के बाद भी लू शियाओ मुझे छोड़ने को तैयार क्यों नहीं था? मैं इस अंतहीन चक्र से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही थी? मैंने कांपती आवाज में पूछा, तो शुरू से ही तुम जानती थी कि लू शियाओ वही पुराना लू शियाओ है? तुम जानती थी कि वह मुझे नुकसान पहुंचाएगा? सुन नायांगी जल्दी से बोली। शियान, मुझे माफ कर दो। मुझे यह बात तब समझ आई जब उसने तुम्हें दूसरी बार चोट पहुंचाई थी। दरअसल लू शियाओ की कुछ बातों ने उसे शक करने पर मजबूर कर दिया था कि यह वही पुराना लू शियाओ है। बाद में जब उसने उसे उसके गृहनगर में कैद करवा दिया, तब उसका शक लगभग यकीन में बदल गया। उसने आगे कहा, लंबे समय तक कैद में रहने के बाद पिछले और वर्तमान दोनों जीवनों की यादों ने उसके दिमाग को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह बार बार कहता था कि वह तुम्हें मारना चाहता है, फिर अगले ही पल कहता था कि उससे गलती हो गई। कभी कहता था कि उसने तुम्हें 3 बार गाड़ी से टक्कर मारी, फिर खुद ही कहता था नहीं 4 बार। कुछ देर बाद फिर बड़बड़ाता कि नहीं 3 बार। लेकिन मेरी यादों में तो उसने तुम्हें कुल 2 बार ही चोट पहुंचाई थी। मैंने धीरे से पूछा, तो तुम्हें लगा कि वह पागल हो गया है? सुन नायांगी ने सिर हिलाया। सिर्फ इतना ही नहीं, वह यह भी कहता था कि तुम्हें छोड़कर मुझे उससे प्यार करना चाहिए था। वह बार बार कहता था कि पहली बार तो आखिर तक मेरे साथ वही रहा था। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में एक अजीब संभावना कौंधी। मैंने गंभीर स्वर में कहा, नायांगी, अगर हम दोनों का पुनर्जन्म हुआ है तो मुझे लगता है कि लू शियाओ शायद पहली बार पुनर्जन्म लेकर नहीं आया। सुन, नायांगी चौंक गई। मैंने अपनी बात जारी रखी। मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन पिछले जीवन में अचानक उसका पागल होकर मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और बाद में तुम्हारे द्वारा कैद किए जाने के बाद भी उसका बिल्कुल न डरना, यह सब अजीब था। वह कभी परिणामों को लेकर चिंतित क्यों नहीं हुआ? शायद इसलिए क्योंकि उसे पहले से पता था कि आगे क्या होने वाला है। मैं कुछ देर रुकी, फिर कहा, जब तुम्हारी तबीयत थोड़ी और ठीक हो जाए तो हम दोनों मिलकर उससे पूछेंगे, तुम और मैं साथ में। सुन नायांगी हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाकर सहमति दे दी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया, मानो मेरा हाथ पकड़ना चाहती हो, लेकिन मैं अनजाने में थोड़ा पीछे हट गई। सुन नायांगी की नजर अपने खाली हाथ पर टिक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। आखिर यह सब उसी की बनाई हुई स्थिति थी। मैं भी भीतर से सख्त हो गई। सच तो यह था कि मैं अभी इतनी सारी बातें एक साथ स्वीकार नहीं कर पा रही थी। मैं पिछले जीवन वाली सुन नायांगी को पूरी तरह माफ नहीं कर सकी थी, और उसकी पीड़ा का सामना करते हुए मुझे खुद उससे भी अधिक दर्द महसूस हो रहा था। मैं सुन नायांगी से प्यार करती थी, लेकिन मैं उससे नफरत भी करती थी। अब मैं उसकी रानी भी थी और वह मेरी रानी भी थी। मैंने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर भी वही पीड़ा थी जो मेरे भीतर थी। हम दोनों के बीच के हिसाब इतने उलझ चुके थे कि अब उन्हें सुलझाना लगभग असंभव था। मैंने उसके दुख से भरे चेहरे को देखा। फिर अचानक मेरे चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, वह हाथ जिसमें अभी भी दवाइयों की नलियां लगी हुई थीं। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जो बीत गया उसे बीत जाने देते हैं, लेकिन अब से तुम्हें मेरा हाथ छोड़ने की इजाजत नहीं है। वादा करो। मैंने अपनी छोटी उंगली उसकी ओर बढ़ा दी। उस दृश्य को देखकर सुन नायांगी को बरसों पहले का वह छोटा लड़का याद आ गया।
जो हर बात पर उससे उंगली मिलाकर वादा किया करता था। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर वह भी मुस्कुरा दी। उसने अपनी छोटी उंगली मेरी उंगली से फंसाई और हम दोनों ने फिर एक नया वादा किया। एक ऐसा वादा कि वह अब कभी शियान का हाथ नहीं छोड़ेगी। दिन बीतते गए। मेरी देखभाल और लगातार उपचार की वजह से सुन नायांगी की हालत तेजी से सुधरने लगी। पता ही नहीं चला और शरद ऋतु आ पहुंची। अब तक उसकी ज्यादातर हड्डियां लगभग पूरी तरह जुड़ चुकी थीं। अगला चरण था रोजाना पुनर्वास प्रशिक्षण, मांसपेशियों को फिर से मजबूत बनाना और शरीर की सामान्य कार्यक्षमता वापस हासिल करना। पिछले हफ्ते आखिरकार उसके शरीर से सभी चिकित्सा उपकरण हटा दिए गए। अब वह कभी कभी बाहर टहलने भी जा सकती थी। हालांकि उसकी चाल अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। सुन नायांगी को अब भी व्हीलचेयर पर बैठना पड़ता था और मैं उसे धक्का देकर घुमाती थी। लेकिन कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वह इस स्थिति से भी संतुष्ट थी। एक दिन उसने मेरी ओर देखकर कहा, शियान, कल चलो किसी से मिलते हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें अब साफ कर लेना चाहिए। मैं समझ गई कि वह लू शियाओ की बात कर रही थी। सचमुच कुछ रहस्यों का पर्दाफाश होना जरूरी था। लेकिन मैंने पहले कहा, सबसे पहले डॉक्टर से पूछना होगा कि तुम्हें बाहर जाने की अनुमति है या नहीं। दरअसल तब तक लू शियाओ की सजा सुनाई जा चुकी थी। सिर्फ हत्या के प्रयास का अपराध ही उसे सजा दिलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन सू परिवार ने अतिरिक्त सबूत भी जुटा लिए थे। वे सबूत जो साबित करते थे कि उसने पहले भी कई बार मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। साथ ही उसके मानसिक विकार की चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई थी। आखिरकार उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन यह भी तय हो चुका था कि जैसे ही उसकी 5 साल की सजा पूरी होगी, सू परिवार उसे सीधे मानसिक चिकित्सालय भेज देगा। अगली सुबह सू चिंगयान और मैं सुन नायांगी के साथ जेल पहुंचे। जब हमने लू शियाओ को देखा तो हम दोनों उसे पहचान ही नहीं पाए। सिर्फ 3 महीनों में उसके लगभग आधे बाल सफेद हो चुके थे। उसका शरीर भयावह रूप से दुबला हो गया था। चेहरे पर मांस नाम की कोई चीज नहीं बची थी। सिर्फ हड्डियों पर खिंची हुई त्वचा दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें भीतर धंस चुकी थीं। यहां तक कि मुझे और सुन नायांगी को देखकर भी उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह बस मुलाकात कक्ष की खिड़की के सामने चुपचाप बैठा रहा, बिना किसी भावना के हमें देखता हुआ। सुन नायांगी ने शांत स्वर में कहा, लू शियाओ, हम तुमसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। लेकिन उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वह लगातार मुझे ही घूरता रहा। मैं सुन नायांगी के पीछे खड़ी थी। मेरे हाथ व्हीलचेयर के हैंडल पर थे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ क्षण बाद लू शियाओ बोला, पूछो, क्या जानना चाहते हो? उसकी आवाज सुनते ही मैं अनायास भौहें सिकोड़ बैठी। उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी ने उसे धारदार ब्लेड से काट डाला हो। सिर्फ 3 महीने बीते थे, लेकिन वह ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में कई दशक बूढ़ा हो गया हो। सुन नायांगी भी उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। फिर थोड़ी देर बाद उसने सीधे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा पुनर्जन्म है? जो व्यक्ति अब तक शांत बैठा था वह अचानक उत्तेजित हो उठा। उसकी आवाज कई गुना ऊंची हो गई। तीसरा। फिर वह चीखा, तुम्हें यह कैसे पता चला? सुन नायांगी हल्का सा मुस्कुराई। हमें पहले नहीं पता था, हम तो बस अंदाजा लगा रहे थे। अब पता चल गया। मैंने आगे बढ़कर पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? पहले मुझे लगा था कि यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम नायांगी को पसंद करते हो, लेकिन अब लगता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। अब जब उसे अपनी अंतिम नियति का पता चल चुका था, लू शियाओ ने भी कुछ छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे कहा, हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूं। अगर तुम ना होते तो मेरी जिंदगी कभी इस हालत में नहीं पहुंचती। फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसके अनुसार जब वह पहली बार सुन नायांगी से मिला था तब उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन में पहले से कोई है। बाद में जब उसे पता चला कि सुन नायांगी का बचपन का मंगेतर है और हम दोनों एक दूसरे से गहरा प्रेम करते हैं, तो उसने हार मानने का फैसला कर लिया था। लेकिन ठीक उसी समय मेरे साथ एक कार दुर्घटना हो गई और वह दुर्घटना लू शियाओ ने नहीं करवाई थी। वह सचमुच एक हादसा था। उस दुर्घटना में मेरी मृत्यु हो गई। मेरी मौत के बाद सुन नायांगी लंबे समय तक अवसाद में डूबी रही। फिर धीरे धीरे लू शियाओ उसके साथ रहा, उसे संभाला, उसे फिर से जीना सिखाया। समय के साथ सुन नायांगी ने खुद को संभाल लिया और अंततः दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उनका सुख ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। शादी के 3 महीने बाद ही लू शियाओ को ल्यूकेमिया होने का पता चला। जिस खुशी को उसने बड़ी मुश्किल से पाया था वह अचानक उससे छिन गई। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाया। इसलिए जब उसे पहली बार पुनर्जन्म मिला वह बेहद खुश था। उसे लगा मानो भगवान ने उसे दूसरी जिंदगी दे दी हो। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया। मैं कार दुर्घटना में नहीं मरी। लू शियाओ लगातार इंतजार करता रहा
कि हमारा रिश्ता टूट जाए, लेकिन उसके इंतजार का अंत हमारी शादी की तारीख पर हुआ। वह यह सहन नहीं कर सका। हमारी शादी से एक दिन पहले उसने पहली बार अपनी कार मुझ पर चढ़ा दी। मैं मर गई और सुन नायांगी ने उसे जेल भिजवा दिया। दिल टूट चुका था। लू शियाओ भी आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन उसके भीतर मरने का साहस नहीं था। उसी दौरान उसने एक अजीब बात महसूस की। जब सुन नायांगी उसे कैद करके रखती थी, धीरे धीरे उसके प्रति उसकी भावनाएं बदलने लगती थीं। शुरू में लू शियाओ को लगा कि आखिरकार उसे सुन नायांगी का प्यार मिल गया है, लेकिन फिर सुन नायांगी ने आत्महत्या कर ली। वह खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि उसने शियान के साथ विश्वासघात किया है। दिन ब दिन वह गहरे अवसाद में डूबती गई और अंततः उसने अपनी जान ले ली। यही वह क्षण था जब लू शियाओ के दिल में मेरे प्रति असली नफरत जन्मी। यह कहते हुए उसने मेरी ओर देखा। उसकी धुंधली आंखों से एक आंसू बह निकला। उसके होंठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत और दर्द भरा था। जब उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी, तो वह भी सुन नायांगी के पीछे मौत को गले लगा बैठा। लेकिन फिर एक बार उसे पुनर्जन्म मिल गया और वह दोबारा हमारे विश्वविद्यालय के दिनों में लौट आया। उसके बाद की कहानी वही थी जो हम पहले से जानते थे। इस बार उसने मुझसे नफरत की वजह से दूसरी बार गाड़ी चढ़ाई, लेकिन मैं नहीं मरी। फिर भी उसकी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि सुन नायांगी ने उसे फिर कैद कर लिया। इसलिए वह बिल्कुल नहीं डरा। उसे पूरा यकीन था कि जिस दौरान सुन नायांगी उसे बंद रखेगी, उसकी भावनाएं फिर बदल जाएंगी। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं छत से कूद जाऊंगी। मैं फिर मर गई, और वह भी हमारी शादी से एक दिन पहले। जब सुन नायांगी ने अचानक उसे रिहा कर दिया, तो उसने समझा कि इस बार सब कुछ बदल गया है। उसे लगा कि सुन नायांगी उससे प्यार करने लगी है, और लू शियाओ को लगा था कि सुन नायांगी अब उससे और यातना नहीं दिलवा पाएगी। लेकिन उसने चाहे जो किया हो, सुन नायांगी ने उससे फिर कभी मुलाकात नहीं की। यहां तक कि जब उसकी मौत हुई, तब भी सुन नायांगी उसके सामने नहीं आई। इसीलिए इस जीवन में भी उसने वही रास्ता चुना। उसने फिर मेरी ओर गाड़ी मोड़ दी, और जब पहली बार असफल हुआ, तो उसने दोबारा कोशिश की। लू शियाओ ने सिर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और अथाह दुख भरा हुआ था। वह टूटे हुए स्वर में बोला, तो बताओ शियान, मैं तुमसे नफरत क्यों ना करूं? वह खुशी मेरी थी, मैं उसे पहले ही पा चुका था। लू शियाओ सिर्फ मुझसे ही नहीं, बल्कि किस्मत और आसमान से भी नफरत करने लगा था। उसे समझ नहीं आता था कि उसे बार बार दूसरा मौका क्यों दिया गया। अगर हर बार उससे वही चीज छीन ली जानी थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चाह थी। अब वह थक चुका था, पूरी तरह टूट चुका था। उसने नजरें फेर लीं और कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं सच में बहुत थक गया हूं। उसकी आंखों की चमक कब की बुझ चुकी थी। वह अब बिल्कुल खाली और बेजान दिखाई दे रहा था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मैं हल्के से मुस्कुराई, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, लू शियाओ, यह सब तुमने खुद अपने साथ किया है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वही तुम्हारी सजा है। यह कहकर मैंने सिर झुकाया और धीरे से सुन नायांगी से कहा, चलो। सुन नायांगी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने उसकी व्हील चेयर घुमाई और हम वहां से बाहर निकल गए। जहां तक लू शियाओ की बातों का सवाल था, सुन नायांगी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती थी। चाहे वे घटनाएं सच रही हों या नहीं, अब उनका उसकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं था। जब हम जेल के दरवाजे तक पहुंचे, तो मैंने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराकर कहा, आखिरकार हम आजाद हो गए। मेरी आवाज में सच्चा सुकून था। सुन नायांगी भी मुस्कुरा उठी। हाँ, अब हम शांति से साथ रह सकते हैं। लंबे समय तक चले पुनर्वास और इलाज के बाद सुन नायांगी के पैरों में धीरे धीरे सुधार आने लगा। हालांकि वह अब भी थोड़ा धीरे चलती थी, लेकिन उसकी पुरानी चोट का निशान लगभग नजर नहीं आता था। सर्दियां आने वाली थीं। धूप अक्सर खिली रहती थी, लेकिन हवा में ठंडक जमने लगी थी। तापमान लगभग शून्य के करीब पहुंच चुका था। जब भी हम सांस छोड़ते, हमारे मुंह से सफेद धुआं सा निकलता दिखाई देता। लेकिन इन दिनों मैं और सुन नायांगी एक अलग ही काम में व्यस्त थे। हम अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। इतने उतार चढ़ाव और दर्द से गुजरने के बाद हम दोनों इस शादी की हर छोटी बड़ी तैयारी खुद करना चाहते थे। हम इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, इतना लंबा कि अब हम इसकी कोई भी याद किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते थे। हर सजावट, हर कार्ड, हर छोटी सी योजना हम दोनों मिलकर तय करते थे, और यह पूरी प्रक्रिया हमारे लिए बेहद सुखद थी। शादी की लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। अब वह दिन बहुत करीब आ गया था। आज हम शादी के कपड़े ट्राई करने आए थे। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि मैं कितनी घबराई हुई थी। सुन नायांगी अंदर अपना वेडिंग गाउन पहन रही थी और मैं पहले ही अपना सूट पहनकर बाहर आ चुकी थी। लेकिन बेचैनी इतनी थी कि मैं लगातार कमरे में चक्कर काट रही थी। मेरी हालत देखकर पास खड़ी दुकान की कर्मचारी भी हंसी रोक नहीं पा रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, मिस्टर सॉन्ग,
इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट सु बस एक पल में बाहर आने वाली है। कृपया बैठकर थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे भी पता था कि इस समय मैं काफी हास्यास्पद लग रही हूं, लेकिन मैं खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। उसी समय ट्रायल रूम का पर्दा धीरे धीरे खुला और फिर सुन नायांगी बाहर आई। गर्म और मध्यम रोशनी उसके चारों ओर फैली हुई थी। वह ऐसी लग रही थी मानो कोई परी लहरों के ऊपर हल्के कदमों से चलती हुई मेरी ओर आ रही हो। मैं अनायास सांस रोककर उसे देखता रह गया। उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। मैं खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने अपना माथा उसके करीब लाया। हमारी नाकें एक दूसरे को छू रही थीं। मैंने फुसफुसाकर कहा, नायांगी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। खिड़की के बाहर डूबते सूरज की नारंगी लाल रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। उस सुनहरी शाम में हम दोनों एक दूसरे को निहारते रहे। फिर धीरे धीरे हमारे होंठ एक दूसरे से मिल गए। डूबते सूरज की उस कोमल रोशनी के बीच हमने एक दूसरे को चूमा और इस बार आखिरकार हम सचमुच एक हो गए।